वेलकम है। और आज हम बात करेंगे 4 जून 22 स्टूडेंट जिनका पेपर बिजनेस लॉ का पेपर 26 तारीख से है। उन लोगों के लिए मैं LMR नोट जो लास्ट मिनट रिविजनरी नोट बोलो वो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं कवर करूँगा आज कंपनी एक्ट 2013 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 2 चैप्टर में कवर करूँगा और इसका वेटेज रहता है एग्जाम में 25 to 30 मार्क्स। आई विश मैं इसको 1 आवर्स ईच करके 2 आवर में दोनों को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। लेट्स सी कितने तक जाता है, शायद आगे भी जाता है तो मैं आपको थोड़ा फास्ट करके वीडियो बना करके दूँगा कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। एंड सबसे पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है और आप अच्छे से करके आओ। बेस्ट ऑफ लक सभी को, जो बच्चे इस बार जून में पेपर दे रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। अकाउंट्स का पेपर आज करके आओ और 26 तारीख जो आपका बिजनेस लॉ का पेपर है उसमें ये वीडियो देख के जाओ। 100% सब कुछ समझ आएगा। और मैं जो LMR नोट में जो लास्ट मिनट नोट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, वो सब बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। और आप लोग अच्छे से करके आना, अच्छे से पढ़ के जाओ। जो भी बच्चे जहाँ से भी पढ़े हो कोई मैटर नहीं करता, आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जाओ, नॉलेजेबल पढ़ के जाओ और पेपर में बेस्ट करके आना। ये मेरा दुआ है आप लोगों के साथ। ओके, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 चैप्टर में कवर करूँगा, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक भी जा सकता है। तो सो डोंट वरी, मैं थोड़ा फास्ट करके अपने आप को मैनेज करके मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। सुंदरम झा चैनल पे, SJC चैनल पे है, सुंदरम झा क्लासेस चैनल पे आप सर्च कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का वीडियो है मैं बना रहा हूँ LMR नोट जो 26 तारीख से आप लोगों का पेपर है, उसमें मैं आज सबसे पहले कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ। और कंपनी लॉ के कंपनी एक्ट के बारे में आपको पूरा फुल रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन में बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को अकाउंट्स के पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करके आना और धमाकेदार सब कुछ करके आना। ओके, सो लेट स्टार्ट हमारा कंपनी लॉ का कंपनी एक्ट 2013 चैप्टर नंबर 5 बिजनेस लॉ के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कंपनी एक्ट 2013, इसमें टोटल 29 चैप्टर दिया गया है और इसमें 7 शेड्यूल इसमें दिया गया है। सो 7 शेड्यूल दिया गया है। 7 शेड्यूल के अंदर ये कंपनी एक्ट 2013 ड्राइव किया गया है। ये LMR नोट है जो लास्ट मिनट रिविजनरी नोट होता है, जो इसका 1 से 2 आवर में आप कंप्लीट कर सकते हो। वो है मेरा ये LMR नोट। आप पढ़ो और अच्छे से करके आना, ठीक है। और ये चीज़ नहीं लिखा गया है, आप कहीं कॉपी में लिख लो या अपने बुक में स्टडी मटेरियल में जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से लिख लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा के एक टू वन पॉइंट जो मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, उससे आपको समझा पाऊँ, ठीक है। फिर भी मैं शॉर्ट पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ 29 चैप्टर और 7 शेड्यूल के अंदर ये ड्राइव होता है, ठीक है। ये कंपनी एक्ट 2013। अब हम बातें करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आगे की बातें हम करते हैं कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या क्या होती है इसकी, ठीक है। इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में थोड़ा जानेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखिए क्या कहता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनी बना गया, इनकॉर्पोरेट हुआ है, उस कंपनी पे ये कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ आप लोगों को मालूम है कि नहीं, कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता है, उससे पहले 3-4 और हैं जो ये सब आप रिलेवेंट नहीं है, फिर भी अगर अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो चीज़। बस कंपनी एक्ट 2013 के बारे में आप लोगों के बता रहा हूँ क्या क्या होता है और क्या क्या दिया गया है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से करके आओ। मैं फास्ट ट्रैक रिविजनरी नोट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, मैं बस उतना करवाऊँगा, आप बस एग्जाम में उतना करके आना, माना कि मैं अभी नहीं करवा रहा। और जो मेरा फ्रेश बैच जो स्टार्ट हो रहा है दिसंबर अटैम्प्ट के लिए, वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और जो भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ दिसंबर अटैम्प्ट के लिए यहाँ से ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, बस आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में रहेगा। और 1 बाय 1 मैं वीडियो अपलोड करूँगा, डेली 5 बजे मैं अपलोड करूँगा वीडियो दिसंबर अटैम्प्ट के लिए। और 60 मार्क का जो बिजनेस लॉ है उसके लिए मैं अपलोड करूँगा। सो अभी ये सब बातें बात करेंगे। अभी जुलाई अटैम्प्ट के लिए जून अटैम्प्ट में जो बच्चे दे रहे हैं, अभी जो आज से पेपर उन लोगों का स्टार्ट है, उन लोगों के बारे में अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिसंबर अटैम्प्ट में मैं फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी बस टू दी पॉइंट जा रहा हूँ और जो बच्चे को समझ आ जाए वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होता है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, सप्लाई जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी पे भी होता है, जिसमें एग्जाम्पशन दिया गया है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एक्ट 1999, बैंकिंग रेगुलेशन 1949, इस पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सच बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बाय एनी स्पेशल एक्ट, इन सब एप्लीकेबल होता है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एप्लीकेबिलिटी, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट में करवा रहा हूँ। सो मैं थोड़ा फास्ट भी हूँ, सो डोंट बी सीरियस, आपको सब कुछ समझ आएगा। 1 बाय 1 लाइन टू दी सबको शॉर्ट फॉर्म में लाइन बाय लाइन बना करके लाया हूँ। सो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे लेक्चर को देखो, ठीक है।
और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। सो मेरा ये मानना है कि वीडियो स्किप मत करना, जो भी है टू दी पॉइंट पढ़ो, टू दी पॉइंट पढ़ के समझ के पेपर देने जाओ और अच्छे से करके आओगे। मेरा मानना है अगर ये मैं पार्टनरशिप पार्टनरशिप होगा या सोगा होगा आज, तो मैं ये इन दोनों में से किसी के कल कंपनी लॉ के साथ ऐड करके आप लोगों को दूंगा, ठीक है। सो मेरा मानना है कि आज पार्टनरशिप में करवाऊँ कि पार्टनरशिप और कंपनी में से कंपनी लॉ में से अप्रॉक्स 30 मार्क्स या 25 मार्क्स तक आ जाता है पेपर में। सो मैं इतना करवाऊँ आप लोगों को आज। सो मैं अभी अपने लेक्चर पे हूँ और लेक्चर करवा रहा हूँ अभी आप लोगों को। ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा एट द एंड कि कितने मार्क्स का वेटेज होता है, कितने मार्क्स का आता है, वो मैं बता दूंगा। सो विश्वास रखो 25 से 30 मार्क्स के बीच में पेपर में आता है और इतना करके जाओगे तो आप अच्छे से करके आ जाओगे। अभी टाइम नहीं है जो मैं पूरा फुल लेक्चर बना पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग आउट टाइम हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो कंपनी मीन्स क्या होता है? सॉरी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस, वही बात हो गया जो एप्लीकेबिलिटी में मैंने बात किया था। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनी एक्ट में जो कंपनी बना हुआ है उसको कंपनी बोलेंगे, और जो प्रीवियस लॉ में बना हुआ है उसको हम कंपनी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, जो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी लॉ के अंदर बना गया उसको हम कंपनी मानेंगे, ठीक है। सो हम सिंपली सा फॉर्म में बना के एक लाइन में 2 लाइन में बना करके लाए हो जो आप लोगों को समझ आ जाए। सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनी बनाया है उसको हम कंपनी बोलेंगे, और एनी प्रीवियस लॉ के अंदर जो बनाया गया है उसको हम कंपनी बोलेंगे। सो आगे बढ़ते हुए फीचर क्या है, फीचर ऑफ द कंपनी क्या है? तो फीचर ऑफ द कंपनी इज 5 फीचर: सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन और कॉमन सेल। ये 5 पॉइंट जो है ये फीचर ऑफ द कंपनी, सॉरी, ये 5 पॉइंट है जो फीचर कंपनी का फीचर है। और ठीक है, हम आगे बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। आइए वन बाय वन करके ड्राइव करते हैं किस कंपनी का फीचर क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये क्या कहता है कि अगर कंपनी अलग, मेंबर अलग होता है, कंपनी में कंपनी अलग, मेंबर अलग होता है। कंपनी का कोई भी कुछ भी लेना देना मेंबर से नहीं होता है, मेंबर का कुछ भी लेना देना कंपनी से नहीं होता है। कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग दिया गया है, ये दिया है फर्स्ट पॉइंट। द एग्जिस्टेंस, जो रनिंग कंपनी है, जो एग्जिस्टेंस कंपनी है उसका डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर से अलग होता है वो। कंपनी ऑन प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट राइज लोन एंड इनकॉर लायबिलिटी इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंपनी अपने आप में प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, कंपनी बैंक अकाउंट बना सकता है, ठीक है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, लोन ले सकता है, लायबिलिटी इनकॉर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर कर सकता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल पर्सन का कोई भी नेचुरल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। मेंबर कॉन्ट्रैक्टिंग विद कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर। मेंबर कोई भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मेंबर कोई भी मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम आउटसाइडर मानेंगे, आउटसाइडर ट्रीट करेंगे उसको। हम कंपनी के अंदर जो मेंबर होगा वो हम नहीं मानेंगे, उसको हम आउटसाइडर ही मानेंगे, उसके मेंबर हम नहीं मानेंगे, ठीक है। कोई भी मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम आउटसाइडर मानेंगे। सो हमारा फोर्थ पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है मेंबर डजंट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मेंबर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में। इसका लीडिंग केस है मोरकुरा नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। रिफर तो वीडियो एंड नोट, आप यूट्यूब पे वीडियो एंड नोट देख सकते हो, 4-5 मिनट का होगा। ये केस लॉ आप देख लो, मैं अभी बता नहीं सकता इस केस लॉ के बारे में, मैं अभी फास्ट ट्रैक बना रहा हूँ। सो अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे सारे टीचर से बना के रखे हुए हैं। और 4-5 मिनट का, 7-8 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, सॉरी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि कंपनी रनिंग रहेगा, रनिंग ही रहेगा, भले उसका जो मेंबर का डेथ हो जाए या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी रनिंग ही रहेगा, कंपनी एग्जिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है। उससे कोई भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा अगर मेंबर का डेथ हो गया या मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि कंपनी अलग, मेंबर अलग। कंपनी पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा अगर उसका मेंबर का डेथ हो गया या वो उसका मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया। कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगा, कंपनी चलेगा, रनिंग में रहेगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने जो आपको बताया, कंपनी कंटिन्यूटी एंड द एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। कंपनी का जो कंटिन्यूटी है और एग्जिस्टेंस है वो इफेक्ट नहीं करेगा अगर मेंबर का डेथ और इंसॉल्वेंसी हो गया तो। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, कंपनी स्टेटेड बाय लॉ। कंपनी जो है लॉ से बनता है एंड कैन इन द एंड ऑफ द लाइफ बाय लॉ। लॉ से बनता है, और लॉ से ही इंड हो सकता है। कोई उसका मेंबर या कोई शेयर होल्डर या कुछ भी जाने से कंपनी मर नहीं जाता है। ऐसे ही होता है कि परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है, हम लोग समझ गए। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, 2 पॉइंट हम इसके फीचर पढ़ लिए। ओके, तीसरा पॉइंट हम आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? द डेब्ट ऑफ द कंपनी का जो डेब्ट है डज नॉट बिकम द डेब्ट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का डेब्ट नहीं हो सकता है। कंपनी का जो डेब्ट है, डेब्ट है, एक मिनट, कंपनी का जो डेब्ट है और कंपनी का जो लोन है, सॉरी, कंपनी का जो लोन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर का लोन, वो शेयर होल्डर का डेब्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या कहता है कि
ये फर्स्ट पॉइंट हम कर लिए। डेप्थ ऑफ द कंपनी डज नॉट वीकन द डेप्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर कंपनी का जो डेप्थ है वो शेयर होल्डर का नहीं माना जाएगा। और लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, मेंबर का जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, लिमिटेड हो सकता है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर बाय देम, शेयर हेल्ड बाय देम। ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर या कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपनी का जितना परसेंट शेयर होल्ड करता है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये कंपनी ए बी सी कंपनी का ए बी सी लिमिटेड का ए लिमिटेड का सॉरी ए लिमिटेड का 20% शेयर होल्ड किया है मान के चलो, तो ये मेंबर का लिमिटेड लायबिलिटी होगा कि ये 20% ही इसका ये ले सकता है, शेयर हेल्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा ये हेल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होता है, इतना ही परसेंट वो हेल्ड कर सकता है ए लिमिटेड का, ठीक है। और जितना उसने हेल्ड कर लिया, जितना उसका नॉमिनल वैल्यू है उतना ही वो हेल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं हेल्ड कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट में है कि लिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी से लिमिटेड होता है, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी कंपनी हम आगे पढ़ेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या क्या होता है, वो भी बात हम अभी करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर लाइबल फॉर द अमाउंट गारंटी बाय देम। मेंबर खुद लाइबल होता है, जो अमाउंट उसने गारंटी किया है, उसने पे किया है, वो बोला कि मैं पे करूँगा, उसके लिए मेंबर खुद लाइबल होगा, कंपनी लाइबल इसके लिए नहीं होगा। मेंबर लाइबल फॉर द अमाउंट गारंटेड बाय देम। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसमें हम एप्लीकेबिलिटी कंपनी और फीचर 5 फीचर में से 3 फीचर हम कर लिए। सेपरेटली एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लायबिलिटी हम कर लिए। और अब आते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन पे। आर्टिफिशियल पर्सन क्या कहता है हमारा, एक सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन क्या कहता है हमारा, जो देखते हैं हम यहाँ पे। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? कंपनी जो होता है वो नेचुरल पर्सन नहीं होता है, नेचुरल पर्सन नहीं होता है। कंपनी को इंसान बनाता है, मेंबर बनाता है, पर्सन बनाता है। कोई भी पर्सन या कोई भी नेचुरल इंसान, नेचुरल पर्सन जो इसको बनाता है, ठीक है, कंपनी को बनाता है, उसको हम आर्टिफिशियल लीगल बोलेंगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलेंगे। कंपनी इज़ नॉट अ नेचुरल बर्थ, इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है। और कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो हम आइए आगे बातें करते हैं, आगे की नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स अ कंपनी इज अ कंपनी इज सॉरी अ कंपनी इज ट्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ का जो प्रोसेस है उससे कंपनी फॉर्म होता है, उससे क्रिएट होता है, उससे कंपनी बनता है, उससे क्रिएट होता है, उससे फॉर्म होता है। नॉट बाय नेचुरल बर्थ, इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है। इसका मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका कोई भी पर्सन लॉ को फॉलो करके अगर कंपनी बनाता है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आएगा। कंपनी कोई भी कंपनी बाय नेचुरल नहीं होता है, इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है, इसका आर्टिफिशियल बर्थ होता है। तो सबसे पहली बात ये है। एंड कंपनी इज अ लीगल एंड जुडिशियल पर्सन, ये एक जुडिशियल पर्सन और लीगल पर्सन है। इसकी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनी बना हुआ है वो एक जुडिशियल और लीगल कंपनी माना जाएगा, लीगल पर्सन माना जाएगा। ये सबसे पहली बात, जो नेचुरल पर्सन नहीं होता है। और दूसरी बात, ये लीगल और जुडिशियल पर्सन होता है, ठीक है। सो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं। ये LMR नोट है, इसमें डिटेल में नहीं जाके पढ़ा सकते बच्चों। सो बी सीरियस, मैं थोड़ा फास्ट भी, और फास्ट के चक्कर में मेरा थोड़ा लिपसिंग भी खराब हो रहा है। सो आप लोग ध्यान से करो, और ध्यान से करोगे तो 100% समझ आ जाएगा। सो ओके, हम अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। कंपनी एक्ट थ्रू अ ह्यूमन एजेंसी बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होता है, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, वो एज एजेंसी आप बोलो, वैसे एक्ट करता है कंपनी के लिए यही एक्ट करता है। इसके अलावा कोई भी एक्ट नहीं कर सकता है, डायरेक्टर ही एक्ट करता है। डायरेक्टर के अलावा कोई भी इंसान या कोई भी मेंबर या कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को नहीं चला सकता है। डायरेक्टर जो होता है जो वो एजेंट की तरह में काम करता है कंपनी के बिहाफ में, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो होता है, डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो होता है वो सॉरी डायरेक्टर जो होता है वो एजेंट होता है, पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। कुछ भी कंट्रोल या अफेयर जो होता है, कंपनी का अफेयर जो होता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है डायरेक्टर, ठीक है। ये कंट्रोल नहीं कर सकता है, एजेंट हो सकता है पर अफेयर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, ओके। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, जो आप लोगों को समझ आ गया होगा आई विश, एंड आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, ओके। उसके बाद डायरेक्टर एट द कंपनी एजेंट, कंपनी एजेंट होता है। डायरेक्टर एट द कंपनी एजेंट, देखो मैंने बोला, और बट नॉट एजेंट द मेंबर ऑफ द कंपनी। इसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का एजेंट होता है, बट मेंबर का एजेंट नहीं होता है। वो मेंबर का एजेंट नहीं होता है, वो मेंबर का एजेंट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी के बिहाफ में काम करता है, मेंबर के बिहाफ में कभी नहीं काम करता है। सो कंपनी जो डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का एजेंट होता है, मेंबर का एजेंट नहीं होता है। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डायरेक्टर कैन सी कमर्शियल और ऑफ द कंपनी और ऑथराइजेशन बाय द कंपनी फॉर्मल एक्ट। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर जो होता है वो कमर्शियल यूज़ कर सकता है, और या कंपनी का जो ऑथराइजेशन है, उस कंपनी का जो लीगल बॉडी है उससे ऑथराइजेशन ले सकता है, ठीक है। सो हम कमर्शियल के बारे में क्या है, कमर्शियल के बारे में आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, कंपनी का जो फीचर है, ओके। कमर्शियल मतलब होता है, कॉमन सील मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उसको हम कंपनी सील मानेंगे, कंपनी सील मानेंगे और कंपनी सील कहेंगे। या फिर सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है, जब ROC, जब कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनी जो होता है वो इनकॉर्पोरेशन COI
जब कंपनी को दे देता है, ठीक है, तो वो सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। और ये ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी के रूप में या कॉमन सील के रूप में ये काम करता है। सीओआई जो होता है वो ऑफिशियल सिग्नेचर के हिसाब में वो काम करता है, ठीक है, कंपनी का बिहाफ में। और ये कंपनी का सिग्नेचर होता है। सिंपली सी बात है, कोई समझ नहीं, अच्छी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो सिंपली आप समझ जाओ कि कॉमन सील मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैविंग अ कॉमन सील इज ऑप्शनल। कॉमन सील जो होता है वो ऑप्शनल कर दिया गया है। जब कंपनी एक्ट 2015 में अमेंड किया गया था, उस टाइम पे कंपनी एक्ट 2015 में जब कॉमन सील को अमेंड किया गया तो कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया कि अब कॉमन सील है तो लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल कर दिया गया। ऑप्शनल करने की वजह से अभी सारी कंपनी को अच्छे मतलब ऐसा हो रहा है कि कॉमन सील लगाना नहीं पड़ रहा है और फ़ायदा है इस चीज़ से। सो कंपनी अमेंडमेंट 2015 में इसको अमेंड किया गया था, जो कंपनी सिर्फ अगर है तो लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ, ऑप्शनल कर दिया गया, कोई मैंडेटरी नहीं है। पहले मैंडेटरी था, 2015 का जो अमेंडमेंट आने से पहले इसका मैंडेटरी था, पर मैंडेटरी नहीं है। अब हम बातें करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नो कॉमन सील। अगर कॉमन सील कंपनी का कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइजेशन ऑफ द टू डायरेक्टर और डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी। अगर कम अगर कंपनी के पास अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो वो दो डायरेक्टर का अथोराइजेशन ले सकता है, या और डायरेक्टर एक डायरेक्टर का ले सकता है, या कंपनी सेक्रेटरी या इफ एनी किसी एक का भी सिग्नेचर चाहिए। तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो या तो डायरेक्टर या डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस सब होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, सीएस जो होता है, सॉरी, सीएस जो होता है उसका सिग्नेचर चाहिए होता है। इफ एनी अगर इसमें से कोई है तो इसमें से किसी एक का सिग्नेचर चाहिए अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा मोस्ट वीवीआई बोलो या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी बोलो, पर ये हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा भी शायद, इस चांसेस है आ भी सकता है। सो लेट्स स्टार्ट हमारा कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या होता है कि कॉर्पोरेट बॉडी, जैसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी में बात की है कि कंपनी अलग, मेंबर अलग, ठीक है, कंपनी अलग, मेंबर अलग होता है। तो सेम वैसे ही बात है कि इसमें कंपनी कुछ भी फॉर्म करेगा, कुछ भी एक्ट करेगा, तो इसके लिए मेंबर लायबल नहीं होगा, इसके लिए मेंबर कभी लायबल नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में हम अपना कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होता है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, और आपको समझ आ जाएगा। पेपर में ये 4 पॉइंट भी लिख के आओगे तो मार्क मिलेगा ही मिलेगा। इसका सिंपल सा देखो क्या है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, उसको हम सिंपली समझते हैं। अ कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी जो होता है वो मेंबर से सेपरेटली फॉर्म्ड होता है। कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर से ये सेपरेट होता है, इसमें कोई मेंबर का कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी का कुछ लेना देना नहीं होता है। सिंपली सा फॉर्म है कि देखो कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी जो है वो आइडेंटिफाइड सेपरेटली मेंबर से सेपरेट होता है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो कह रहा है कि देखो द कंपनी द कंपनी द कंपनी इनकर्स एनी डेप्थ और ब्रोक एनी रूल्स, ठीक है। अगर कंपनी का डेप्थ है या कंपनी कोई रूल्स को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो मेंबर शैल नॉट बी लायबल। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई भी कंपनी कुछ भी काम कर रहा है तो उसके लिए एक मेंबर लायबल नहीं होगा, मेंबर लायबल नहीं माना जाएगा। कंपनी खुद कर रहा है, कंपनी खुद जाने, ठीक है, वो वाली बात है। और ये एक पर्दा होता है, जैसे कॉर्पोरेट भेल मतलब पर्दा, पर्दा जो घर का पर्दा होता है, पर्दा, ठीक है, ये पर्दा हो गया, इधर कंपनी हो गया, इधर मेंबर हो गया, इसके बीच में कुछ भी हो रहा है, इसके बीच में कंपनी अलग अपना काम कर रहा है, मेंबर अलग अपना काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ लेना देना नहीं है, मेंबर के बीच में कुछ लेना देना नहीं है। बस ये इसीलिए कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी आया था। भेल मतलब पर्दा होता है, एक साइड कंपनी होता है, एक साइड मेंबर होता है, कंपनी कुछ भी करे मेंबर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसका एक गाना आया था, जैसे पर्दा है पर्दा वाला एक गाना था, शायद आप सुन लेना, वो मुझे याद आ गया अभी पर्दा के नाम से। सो वही वाली बात है कि पर्दा होता है, एक साइड कंपनी होता है, एक साइड मेंबर होता है। सो मेंबर कुछ भी करे मेंबर जाने, कंपनी कुछ भी करे कंपनी जाने का, कंपनी और मेंबर का कुछ लेना देना नहीं होता है, यही बात है। सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपना, तो वही बात हो गया, डेब्ट जो कंपनी का डेब्ट है या कंपनी कुछ लॉ ब्रेक करता है तो मेंबर उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा, उसके लिए कंपनी ही लायबल मानी जाएगी। और कंपनी मेंबर में आ जाता है जैसे डायरेक्टर आ गया या डिफरेंट टाइप ऑफ हो गया, शेयर होल्डर हो गया, मेंबर हो गया, जो भी हो, तो वो सब आ जाता है, तो उसके लिए ये सब नहीं माना जाएगा, कंपनी खुद लायबल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं, मेंबर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। मेंबर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो कुछ भी एक्ट होता है उससे मेंबर प्रोटेक्ट होता है, कंपनी का कुछ लेना देना, मेंबर का कुछ लेना देना नहीं होता, सॉरी, मेंबर का कुछ लेना देना नहीं है, मेंबर प्रोटेक्टेड होता है। अगर कंपनी कुछ एक्ट करता है तो उसे प्रोटेक्टेड होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी। ये लीडिंग केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में पूछता ही है। एक मिनट, मोस्ट सॉरी, ओके, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रिलीवेंट बोलो या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी आता ही आता है। एक है इसके साथ है जो मैंने नहीं लिखा है, पर वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है, सीए इंटर में है। जब आप सीए इंटर में जाओगे और कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे है ली वर्सेस ली फार्मिंग,
सेम केस दिया गया है ली वर्सेस ली फार्मिंग। जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी में हुआ करता था, सोलोमन करके नाम करके एक बंदा था। उसके बाद मैं इसका डिटेल बना के अभी इस लेक्चर के बाद में आपको 5 से 10 मिनट का इसका लेक्चर है, जो अभी करने लगूंगा तो सारी टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और हम जो टॉपिक कर रहे हैं टॉपिक से भटक जाएंगे। सो सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी के बारे में मैं एक सिंगल वीडियो और ली वर्सेस ली फार्मिंग के बारे में एक सिंगल वीडियो 5 से 10 मिनट का मैं आप लोगों को बना के अपने यूट्यूब चैनल पर एक मिनट अपने यूट्यूब चैनल सुंदरम झा क्लासेस पे मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा चैनल ग्रोथ कर जाएगा। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना कि मेरा इंटरप्रिटेशन कैसा जा रहा है, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या चेंजेस लाना चाहिए। सो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मैं उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करूँगा और आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। सो मैं नेक्स्ट अपना टॉपिक पे आ जाता हूँ। सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी का मैं अभी 5 to 10 मिनट्स का ये लेक्चर होगा, जो मैं आप लोगों को सेपरेटली यूट्यूब चैनल पे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं अपलोड कर दूँगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसको भी हम आईएमपी कह सकते हैं, इससे भी पेपर बनता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है? जैसे कॉर्पोरेट व्हील हुआ, एक कंपनी हुआ, एक कंपनी और मेंबर, कंपनी अलग मेंबर अलग हुआ, सेम वैसे ही बीच में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब जब एक पर्दा होता है, एक पर्दा, जैसे घर का जो मैंने पर्दा बोला, ये पर्दा है, ठीक है। इस पर्दे को हम कब लिफ्ट कर सकते हैं, कब हम उठा सकते हैं? जब कंपनी और मेंबर दोनों को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। कब हम इस पर्दे को हटा सकते हैं? इधर कंपनी होता है, इधर मेंबर होता है, तो कब हम इस पर्दे को हटा सकते हैं? तो कंपनी और मेंबर दोनों एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील यही कह रहा है कि उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं जब मेंबर और कंपनी एक माना जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट है जो हम सिंपली सा ड्राइव करके मैं लेके आया हूँ, जो आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्या है ये पॉइंट, क्या डिस्कस कर रहा है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ज़्यादा स्टूडेंट को समझ भी नहीं आता है, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी ज़्यादा समझ भी नहीं आता है। सो मैं इसको सिंपली सा ड्राइव करके लाया हूँ कि कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। इसका मैं केस में अभी आप लोगों को इस लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा 5 से 10 मिनट का। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी होता है लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। मैंने पहले ही बोला कि कंपनी और मेंबर जो होता है दोनों लायबल माने जाएंगे कब? जब वो, अगर उस कंपनी का जो पर्दा होता है, भेल जो होता है, उसको हम हटा दे तो, उठा दे तो। भेल मतलब पर्दा और लिफ्ट मतलब उठाना। भेल मतलब पर्दा होता है और लिफ्ट मतलब उठाना होता है। तो कब हम ये पर्दा, ये कंपनी का जो पर्दा है उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम बातें करते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि कंपनी अलग होता है, मेंबर अलग होता है। सेम वैसे ही बात है कि अगर लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, कंपनी को हम लीगल पर्सन ट्रीट करेंगे। कंपनी अलग होता है, मेंबर अलग होता है, पर जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लग जाता है तो कंपनी को भी हम लीगल पर्सन की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपना आ जाते हैं कि क्या है। तो द कोर्ट इग्नोर द कंपनी, तो कोर्ट इग्नोर द कंपनी, कब ये कंपनी को कोर्ट इग्नोर कर सकता है? यहाँ पे कोर्ट दिया गया है, कोर्ट यूज करता है, पर कंपनी का कुछ भी रिलेटेड होता है वो NCLT। अगर आप लोगों को इसका फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है नेशनल कंपनी लॉ एंड ट्रिब्यूनल, सॉरी, एंड ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल कंपनी लॉ एंड ट्रिब्यूनल। ये फुल फॉर्म है इसका। यहाँ पे कोर्ट यूज़ किया गया है, पर कोर्ट होता नहीं है। कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी जजमेंट आ गया, कुछ भी होता है, कुछ भी केस होता है तो वो NCLT करता है, उसका जजमेंट NCLT देता है। NCLT मतलब कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ एंड ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब भी कोर्ट ही होता है, सेम एज जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही ट्रिब्यूनल मतलब मीन्स कोर्ट ही होता है। पर इसका अलग केस है, जब कोर्ट हम कब और कोर्ट हम कब यूज़ करते हैं, ट्रिब्यूनल कब यूज़ करते हैं, वो बातें हैं। तो कोर्ट हम, जैसे नॉर्मल डिसीजन होता है, कुछ भी जजमेंट होता है, कोर्ट उस पर कोर्ट यूज़ किया जाता है। पर कंपनी से रिगार्डिंग कुछ भी होता है उसको हम ट्रिब्यूनल बोलता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर ये होता है, ठीक है। सो हम अब अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है लॉ, सॉरी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। ये हो गया हमारा कोर्ट के बारे में, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कंपनी आइडेंटिफाइड। कंपनी आइडेंटिटी इज डिसरिगार्ड एज कंसीडरिंग एक्ट ऑफ द कंपनी एज द एक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो आइडेंटिटी होता है इज डिसरिगार्ड एंड कंसीडरिंग एक्ट ऑफ द कंपनी एज द मेंबर। मेंबर जो कंपनी, अगर कोई भी मेंबर कंपनी का जो मेंबर है, अगर मेंबर कोई भी काम करता है, कुछ भी काम करता है, मेंबर इक्वल टू कंपनी। मैंने पहले ही बोला आपको, मेंबर इक्वल टू कंपनी। मेंबर कुछ भी काम करता है वो कंपनी का कंपनी के रिगार्डिंग होगा, कंपनी के एक्ट में होगा। हेलो गाइस, हाँ। सो आगे हम कंसीडरिंग एक्ट ऑफ द कंपनी इज एक्ट ऑफ द मेंबर कंपनी का जो एक्ट होता है वो मेंबर का भी एक्ट माना जाएगा, और मैंने पहले ही बोल दिया। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ओके। हमारा ये फोर्थ पॉइंट है लीडिंग केस। जो हमारा लीडिंग केस है, ये लीडिंग केस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। अगर आपको पेपर अच्छा करना है, अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी का पेपर में आ गया क्वेश्चन, तो आप ये
केस लॉ ड्राइव कर सकते हो। और ये केस लॉ अभी ड्राइव करने का टाइम नहीं है, मैं सॉरी नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोगों को देखना है तो यूट्यूब पे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खुद अपलोड कर दूँगा, नहीं तो आप किसी भी अच्छे टीचर का जो जिसने डिस्क्राइब किया होगा उनका देख लीजिए, ठीक है। ये सब लीडिंग केस दिया गया है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का पेपर में आ गया क्वेश्चन, तो आप ये केस लॉ लिख के आ जाओ, आपका पेपर अच्छा माना जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल हो गया। और हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट कर लिया है, थोड़ा हम अपने डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। सो हम लोगों ने अपना सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 के बारे में हम स्टार्ट किए थे, जिसमें 29 चैप्टर होता है, 7 शेड्यूल होता है, 7 शेड्यूल के अंदर ड्राइव किया जाता है। उसके बाद हम बात इसका किए सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। दूसरा कंपनी के बारे में, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होता है और कंपनी क्या क्या होता है। थ्री इसका सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी इसका पॉइंट है। फॉर्मेशन फीचर्स आप बोलो, सॉरी फीचर्स में हम लोगों ने कर लिया सेपरेट लीगल एंटिटी। बी पॉइंट में हम कर लिए परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड पॉइंट में हम लोग कर लिए लिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट में हम कर लिए क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। और फिफ्थ पॉइंट हम कर लिए कॉमर्शियल। उसके बाद हम नेक्स्ट किए क्या, ये होता है पढ़ने का तरीका। देखो आप जितना शॉर्ट समरी बना करके पढ़ोगे ना उतना समझ आएगा। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट ये हो गया, ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी पढ़े हम। और फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़े लिफ्टिंग, ठीक है। तो इतना हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो ये होता हम लोग ने कवर कर लिए। सॉरी गाइस, वो स्लाइड थोड़ा चेंज हो गया था इस वजह से, ओके। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और ये देखो सारे नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, और सारे 5 से 6 पेज में मैंने पूरा कंपनी लॉ खत्म कर दिया हूँ आप लोगों को समझने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं अपना टाइप्स ऑफ कंपनी में आता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, तो कंपनी लिमिटेड शेयर मीन्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर का जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। द अमाउंट पेड बाय द शेयर हेल्ड बाय देम, जितना अमाउंट उसका अनपेड रह गया है। सिंपली सा बात है, आप इसको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का, ठीक है, शेयर खरीदना चाहता है, शेयर हेल्ड किया है, कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का शेयर हेल्ड किया है, सॉरी पेन कर रहा हूँ। अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का शेयर हेल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वो पर्सन का जो अनपेड अमाउंट उसके लिए ही वो लाइबल माना जाएगा, और उसका लायबिलिटी जो होगा उतने के लिए ही लाइबल होगा। वो लिमिटेड होता है, इसमें मेंबर का जो शेयर होता है वो लिमिटेड होता है, और जितना अमाउंट उसको पेड करना होता है उतना ही पेड करता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। वो मेंबर जितना उसको शेयर हेल्ड किया है, जितना का शेयर वो हेल्ड किया उतना ही पेड करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा उसको नहीं करना पड़ेगा। सिंपली सी बात है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, शेयर आर फुली पेड अप एंड मेंबर हैज़ नथिंग टू पे मोर, ठीक है। इसमें देखो कि अगर शेयर फुली पेड अप है, अगर शेयर जो खरीदा है वो फुली पेड अप है, तो मेंबर को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कितना सिंपल सा फॉर्म में मैं लेके आया हूँ, बुक में स्टडी मटेरियल में बहुत दिया गया है आप लोगों को। सो 2 पॉइंट में कंप्लीट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स होता है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर का जो लायबिलिटी होता है इज लिमिटेड। सेम यही बात हो गया, द लिमिटेड ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, वही बात हो गया, द लिमिटेड ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अंडरटेकन बाय देम अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम के हिसाब से। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ भी सकता है। इसके बारे में मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी, ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर का जो लायबिलिटी होता है इज लिमिटेड टू द अमाउंट अंडरटेकन बाय देम, जितना अमाउंट वो जितना अमाउंट उसको पे करना है या जितना अमाउंट उसने लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम। अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का जो मेंबर है, ये मेंबर जो जितना अमाउंट वो लिया है वो मेमोरेंडम के हिसाब से होना चाहिए। मेमोरेंडम में जो लिखा है उसी के हिसाब का होना चाहिए। उससे ज़्यादा या उससे कम तो शायद ले सकते हो, पर ज़्यादा आप मेमोरेंडम से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। गारंटी अमाउंट इज टू बी पेड व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। गारंटी अमाउंट जो होता है तभी पे कर सकता है कोई। गारंटी अमाउंट इज पेड व्हेन द कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन। सिंपली सब बात है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, वाइंडिंग अप का टाइम आ गया है, वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी में लिक्विडेशन, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट, ओके। तो इसमें हो गया कि हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कब हो सकता है। तो सिंपली सी बात है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स होता है मेंबर का लिमिटेड लायबिलिटी होगा, अमाउंट टेकन बाय देम, वो अमाउंट लिमिटेड ले सकता है, मेमोरेंडम के हिसाब से वो अमाउंट ले सकता है, ठीक है। ये कंपनी जो होता है, ये कंपनी गारंटी देता है मेंबर को,
और गारंटी के हिसाब से ये कंपनी चलता है, ठीक है। इसमें कोई शेयर होल्डर या कोई वोटिंग पावर किसी का नहीं होता है, बस ये एज़ पर गारंटी ये चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन राइज़ हो सकता है कि सर यहाँ फिर इंडिया में गारंटी कंपनी खोलता है क्यों है, जब उसमें कोई पैसा लगाता ही नहीं है, उसमें शेयर होल्डर कोई बन ही नहीं सकता, तो फिर इसको हम गारंटी कंपनी हम ओपन ही क्यों करें, एस्टैब्लिश ही क्यों करें, फॉर्म ही क्यों करें? ये स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन का सिंपली सा आंसर है कि देखो, इंडिया में अभी खोलने वाले गारंटी कंपनी भी बहुत सारे हैं जो खोले हुए हैं और रनिंग में है, अभी गारंटी कंपनी है, अभी कहीं-कहीं जो गारंटी कंपनी चल रहा है, जो मेंबर को गारंटी देता है। जैसे अब गारंटी कंपनी के हिसाब में हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हमारा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं आईसीएआई या आईसीएसआई, ठीक है। ये जो हमारा आईसीडब्ल्यूआई, ओके बच्चों, थोड़ा सॉरी स्लाइड चेंज हो गया था, होम स्क्रीन पे चला गया था ये, ओके ठीक है। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आईसीडब्ल्यूएआई, ठीक है। ये सब जो आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूआई जो है, ये सब एक सैचुरेटेड बॉडी है जो अपने खुद के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। ये खुद के अंदर अपना अपना रूल्स, अपना रेगुलेशन जिस इस कंपनी का जो है उसके अंदर ये बना गया है। ये सैचुरेटेड बॉडी है, ये किसी के अंदर या किसी के दबाव में काम नहीं करता है, ये अपने अपना रूल्स, अपना रेगुलेशन फॉलो करता है। सेम वैसे ही गारंटी कंपनी अपना रूल्स, अपना रेगुलेशन के अंदर फॉलो करता है। इसमें जैसे आईसीएआई में आप लोग सीए बनने के बाद मेंबरशिप फी करोगे, या कोई भी स्टूडेंट आईसीएसआई का है जो मेंबरशिप फी पे करता है, तो वो क्यों करता है, ठीक है। वो उसका जो होता है मेंबरशिप फी पे करने का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी से, उस बॉडी से जुड़े हुए हो, उस कंपनी से आपका लगाव है, उस कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम आईसीएसआई या आईसीडब्ल्यूआई कोई बॉडी नहीं है, कोई मतलब ये अपने खुद का सैचुरेटेड बॉडी, ये कंपनी नहीं है। और कंपनी, बस मैंने एग्जांपल दिया कि आप लोग समझ पाओ कि आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूआई जितना सैचुरेटेड बॉडी है, जिसमें हम प्रोफेशनल आप लोग भी मेंबरशिप पे करोगे, आगे फाइनल पास करने के बाद जब सीए बन जाओगे तो मेंबरशिप पे करोगे। सेम वैसे ही होता है इसमें भी, मेंबर गारंटी कंपनी लिमिटेड गारंटी में भी मेंबर पैसा लेता है, देता है, इसके बीच में ट्रांजेक्शन होता है, पर इसमें मेमोरेंडम के हिसाब से ही वो पैसा ले सकता है। सॉरी, थोड़ा लिप्स टंग स्लिप हो रहा है, मैं फास्ट में हूँ ना, आप लोगों के रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ फास्ट ट्रैक में, सो इस वजह से, ओके। और इसमें गारंटी अमाउंट जो होता है, गारंटी अमाउंट जब मेंबर गारंटी देता है जो कंपनी को, जो हम आपको पे करेंगे, तो कंपनी जब लिक्विडेशन के टाइम पे आता है, लिक्विडेशन जब कंपनी का लिक्विडेशन होने लगता है, उस टाइम पे क्या होता है कि सारे मेंबर को जो जो भी गारंटी दिया है और जितना भी कंपनी से पैसा लिया हुआ है, जो भी मेंबर पैसा लिया है, वो लिक्विडेशन के टाइम पे उसको हेल्प करता है, कंपनी को हेल्प करता है। जब कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम आ जाता है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होने लगता है, तो उस टाइम पे मेंबर अपना हेल्प करता है, पैसे देता है कंपनी को, कंपनी बचाने के लिए। इस कंपनी में हम अगर एक क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो क्या वो अपना फर्दर यूज के लिए, कंपनी एग्जिस्टेंस के लिए, कंपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है कि नहीं? तो इसका सिंपल सा बात है कि हाँ, वो कर सकता है, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करता है उसमें मेंबर का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो सिंपली वो कंपनी अपना अर्न करता है और हाँ, वो अपना ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब आते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी पे। थोड़ा फास्ट हूँ, सो 1 आवर का चांस है, और 1 आवर में देखता हूँ कि कितना कंप्लीट होता है। तो ये अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में हम आप लोगों को बता रहा हूँ और डिस्कस करते हैं। आइए, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, नो लिमिटेड ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर का जो लिमिट लायबिलिटी है, उसमें लिमिटेड कुछ नहीं होता है, जितना मर्जी आप लायबिलिटी ले सकते हो, जितना मर्जी आप लोन ले सकते हो, जितना मर्जी आप पैसा ले सकते हो या ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है, कंपनी के साथ है। उसमें नो लिमिट होता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि नो लिमिट नहीं होता है इस कंपनी में, ठीक है। अनलिमिटेड होता है यहाँ पे लिमिट, मेंबर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, मेंबर आर नॉट डायरेक्टली लायबल टू द क्रेडिटर। मेंबर जो होता है वो डायरेक्टली क्रेडिटर से लायबल नहीं होता है, ठीक है। जो ये हो गया हमारा अनलिमिटेड कंपनी, सिंपली सा बात है, जो LMR नोट में लेकर के आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग समझ रहे हो आयुष। और नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट हो गया, नेक्स्ट कंपनी हमारा जो 1% कंपनी, 1% कंपनी में सिंगल पर्सन कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 262 जो है वो 1% कंपनी को ड्राइव करता है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 262 जो है वो 1% कंपनी को ड्राइव करता है। 1% कंपनी के बारे में, हाँ आगे, तो 1% कंपनी के बारे में वो बताता है। सेक्शन 262 कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 262 1% कंपनी के बारे में बताता है। जो होता है ओनली 1% इज अ मेंबर, इसमें सिंगल पर्सन होता है जो मेंबर होता है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जितना मर्जी आप लगा सकते हो, जितना मर्जी आप इसको ग्रोथ कर सकते हो, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ नहीं होता है। नेम ऑफ द नॉमिनी इज MOM नॉमिनी का
नॉमिनी का नेम होना चाहिए, इसका पूरा फुल डिटेल। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो उस पे फुल डिटेल मांगता है, उस टाइम पे फुल डिटेल मांगता है नॉमिनी का, आधार पैन सब कुछ मांगता है, जो आपको फिल करना पड़ता है, आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट 1% कंपनी का। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर और नॉमिनी इन ओपीसी कंपनी। ओपीसी कंपनी में नॉमिनी और मेंबर का एलिजिबिलिटी क्या होता है? तो सबसे पहली बात है कि मेंबर जो होता है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, स्टे इन इंडिया 120 डेज होना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 120 डेज, 120 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे पहले प्रोविजन हुआ करता था, नेचुरल पर्सन तो है ही, नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन तो कंपनी फॉर्म ही नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान ओपीसी कंपनी बना ही नहीं सकता, या कोई भी कंपनी बना ही नहीं सकता। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ये सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया पहले यहाँ पे रेसिडेंस भी हुआ करता था, यहाँ पे रेसिडेंट्स भी हुआ करता था, रेसिडेंट। अब रेसिडेंट को पिछला 9 दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जब बच्चे पेपर देने गया था, तो उस टाइम पे अमेंडमेंट आया था कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही रह गया बस। अब यहाँ पे रेसिडेंस का कोई केस नहीं है, और यहाँ पे 120 डेज है, पहले 182 डेज हुआ करता था, तो यहाँ पे 182 डेज हुआ करता था, जो अभी अमेंड कर दिया गया है। अब 122 डेज, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंस का केस नहीं है, रेसिडेंस हटा दिया गया है, बस नेशनल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया और स्टे इन इंडिया 120 डेज होना चाहिए। देखिए सिंपली सा बात है, एलिजिबिलिटी क्या, सिंपली सा। ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट हमारा 5th पॉइंट देखिए क्या है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर और नॉमिनी इन वन मोर देन वन ओपीसी। एक से ज़्यादा ओपीसी में वो मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता है। कोई भी मेंबर है, पर्सन, एक कोई भी पर्सन है, वो मेंबर और नॉमिनी एक से ज़्यादा ओपीसी में नहीं बन सकता है, सिंपली सा बात है। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा 6th पॉइंट पे। अ मेंबर, नो मेंबर कैन बी, नो माइनर, सॉरी, नो माइनर कैन बी मेंबर और नॉमिनी। माइनर नॉमिनी और मेंबर नहीं हो सकता है। मेंबर और नॉमिनी के लिए 18 प्लस जो बाई लॉ जो होता है, बाई लॉ उसका जो लीगल एज दिया गया है, उस एज का होना चाहिए, नॉमिनी नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना, सॉरी, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर हुआ तो वो नॉमिनी और मेंबर नहीं बन सकता है ओपीसी का, ठीक है। कैन नॉट कैरी, एक मिनट, ओके, कैन नॉट कैरी एनी बैंकिंग एक्टिविटी। कोई भी है ओपीसी कंपनी, वो बैंक खोलना चाहता है, तो वो पर्सन ओपीसी कंपनी खोलने के लिए उसका नॉन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। और इट कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। ये जो है, कोई भी कंपनी ओपीसी कंपनी एनी कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये सेक्शन 8 कंपनी में ओपीसी कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी सारे में सारी कंपनी में ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन क्या क्या है? कॉन्ट्रावेंशन मीन्स पेनाल्टी, ठीक है। तो पेनाल्टी क्या क्या है, कॉन्ट्रावेंशन क्या क्या है, तो आइए हम कॉन्ट्रावेंशन के बारे में बात करते हैं। ओपीसी ऑफिसर एंड ओपीसी कंपनी या ऑफिसर, इसका ऑफिसर कुछ भी डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसको 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ उसको पेनल्टी लगेगा, ठीक है। उसको 10,000 रुपीज़ करता है। अगर इसके बाद, ये फर्स्ट डिफ़ॉल्ट के बाद अगर वो कर रहा है, तो उसको डेली 1,000 रुपया पे करना पड़ता है, ठीक है, एज पेनल्टी। अगर ये 10,000 इसने पेड कर दिया एज फर्स्ट, और वो सुधर गया, वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर ये फर्स्ट डिफ़ॉल्ट के बाद अगर वो फिर भी सेम काम कर रहा है, तो उसको डेली 1,000 का उसको पेनल्टी लगेगा। तो यही है कॉन्ट्रावेंशन। आइए हम कॉन्ट्रावेंशन को पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन हमारा क्या कह रहा है, एन ओपीसी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी फाइन मैक्सिमम 10,000, फर्दर फाइन रुपीज़, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ है पर डे आफ्टर द फर्स्ट 4 इंटरवेंशन डिफॉल्ट। वही बात आ गया, जो अगर फर्स्ट डिफॉल्ट किया, फर्स्ट डिफॉल्ट के बाद सेम डिफॉल्ट कर रहा है, तो 1,000 रुपया। अगर कोई भी डिफॉल्ट किया तो फर्स्ट टाइम में उसको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर सेम काम 10,000 पेड करने के बाद अगर सेम काम फिर कर रहा है, फर्स्ट डिफॉल्ट के बाद भी सेम कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसको 1,000 रुपया पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा प्राइवेट कंपनी, ठीक है। हमारा ये प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ सकता है, तो ये इतना पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, नो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 268। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनी सेक्शन दिया गया है 268, सेक्शन 268 के अंदर प्राइवेट कंपनी डिफाइन किया गया है। सेक्शन भी याद करना पड़ता है हमारे एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में आ गया तो आप अच्छे से ड्राइव कर पाओगे, और अच्छे से ड्राइव कर पाओगे तो अच्छे से मार्क भी मिलेगा आप लोगों को। जितना अच्छे से पेपर इंप्लीमेंट करोगे उस हिसाब से आपको मार्क भी मिलेगा। सो हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक से, सेक्शन 268 प्राइवेट कंपनी के बारे में। सेक्शन 268 कंपनी एक्ट का 2013 का जो सेक्शन 268 वो ड्राइव करता है, बातें करता है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें पेड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मिनिमम 2% होना चाहिए, नॉर्मल बात है जो सबको पता है। मैक्सिमम 200% होना चाहिए। और इसमें एक्सक्लूड किया है मेंबर और फॉर्मर मेंबर होल्डिंग शेयर। अगर कोई भी मेंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय या फॉर्मर एम्प्लॉय है जो शेयर होल्ड कर रहा है प्राइवेट कंपनी का, तो वो मेंबर नहीं माना जाएगा, वो एम्प्लॉय रहेगा, वो मेंबर नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात हम इसमें आते हैं, राइट टू ट्रांसफर टू शेयर रिस्ट्रिक्टेड। इसमें हम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट टू ट्रांसफर नहीं होता है, ये रिस्ट्रिक्ट होता है। कोई भी शेयर आप शेयर नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी के नाम पे। अगर कंपनी में रहना है तो नहीं रहना है, तो आप शेयर को
बेचो और निकल जाओ वहाँ से, पर आप किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं अपना, तो इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी आर नॉट अलाउड। कंपनी में आप पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कोई भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते। कंपनी नॉट अलाउड, ठीक है। पब्लिक सिक्योरिटी जैसे कंपनी, पब्लिक सिक्योरिटी जैसे होता है NSE-BSE पे जो सिक्योरिटी होता है, शेयर सब जो होता है, वो शेयर की खरीद बेच के लिए प्राइवेट कंपनी माना नहीं जाता है। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही शेयर को खरीद से बेच का काम कर सकता है, शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, पर प्राइवेट कंपनी अपना शेयर नहीं, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकता है। जितना उसका प्राइवेट मेंबर है उसका, सिर्फ वही शेयर खरीद सकता है, शेयर बेच सकता है, किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकता है सिक्योरिटी खरीदने के लिए, ठीक है। और स्मॉल कंपनीज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, वही बात है, स्मॉल कंपनी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी। आइए हम स्मॉल कंपनी के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्मॉल कंपनी है। ओपीसी कैन बी फाउंड एज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी जो है वो प्राइवेट कंपनी में फॉर्म हो सकता है। जैसे मैंने आगे भी बोला कि ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। ये याद कर रखना पड़ता है कि कौन कौन से कंपनी कहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, कौन कौन से कंपनी नहीं हो सकता है, तो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं स्मॉल कंपनी, जो वही सेक्शन एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 285। स्मॉल कंपनी में क्या होता है ये हम देखते हैं। स्मॉल कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ होता है, और व्हिच सच अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड नेट एक्सीडिंग 10 करोड़, नॉट एक्सीडिंग मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब्ड, अगर एमओए एओए में लिखा हुआ है तो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ है। और टर्नओवर इसका जो है, इसका टर्नओवर जो है मैक्सिमम 20 करोड़ होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 20 करोड़ से कम होगा तो आप स्मॉल कंपनी नहीं माना जाओगे। इसका टर्नओवर कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए, तभी आप स्मॉल कंपनी में आ सकते हो। शुड नॉट सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं होना चाहिए, और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। क्या है सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम अपना आते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एज पर द सेक्शन 271, एज पर द सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, 271 के अंदर पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया था। जैसे ऊपर प्राइवेट कंपनी हम डिस्कस किया, वैसे ही अभी नीचे ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सिंपली सा बात है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक कंपनी नहीं हो, सॉरी, कोई भी पब्लिक कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकता है। सिंपली सी बात है, कोई भी पब्लिक कंपनी वो प्राइवेट नहीं हो सकता है। और उसके बाद नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें भी सेम वही बात है, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जितना मर्जी आप लगा सकते हो अपनी कंपनी को, जितना ग्रोथ कर सकते हो, जैसे पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडरी है डीम्ड एज द पब्लिक कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी में आगे डिस्कस करूँगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। तो अगर कोई भी किसी भी कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, अगर किसी भी कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, वो भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, वो भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। सब्सिडरी कंपनी में चाहिए, हम नीचे बातें करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट वही है। और ये जो 2 पॉइंट है ऊपर वाले, जो मिनिमम 2% मैक्सिमम 200% वाले बात है, प्राइवेट कंपनी में सेम वही बात है। मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट, जितना मर्जी आप मेंबर रख सकते हो, और मिनिमम 7% आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपना आते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 246 सेक्शन 271, ठीक है। सेक्शन 246 सेक्शन 287 वही कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 246 और 287। 246 होल्डिंग के बारे में डिफाइन करता है सब्सिडरी का। 287 सब्सिडरी को डिफाइन करता है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट अपना बातें करते हैं। यहाँ पे सेक्शन सब जो है वो आप लोगों को मैंडेटरी है, वो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं अपना सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है। सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी हुई चीज़ होल्डिंग कंपनी। तो देखिए, सब्सिडरी कंपनी मीन्स होल्डिंग कंपनी। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि कोई भी कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो अगर इसने इसका 50% या मोर देन 50% होल्ड किया है, इसका वोटिंग पावर, तो ये हो गया होल्डिंग कंपनी। तो ये सिंपली सा बात है, सब्सिडरी कंपनी मीन्स विच इज अ होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मीन्स इज अ कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सिंपली सी बात है। और इसमें दिया गया है कि कंट्रोल और कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का 50% टोटल वोटिंग पावर, आइदर टुगेदर ऑन और टुगेदर, या तो सिंगल खुद, और या तो टुगेदर विथ 2 और मोर सब्सिडीज। 2 और मोर सब्सिडीज के बीच में जो कंपनी 2 और मोर सब्सिडरी मिल के, या फिर सिंगल कोई भी कंपनी है जो किसी भी कंपनी का 50% जो टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है, उसको हम बोलेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। उसमें कंपोजिशन जो होता है, उसका जो कंट्रोल होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। होल्डिंग कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके कंट्रोल में होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना आते हैं एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? सेक्शन 26 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करता है। एसोसिएट कंपनी में होता है एटलीस्ट कंट्रोल एटलीस्ट 20% कंट्रोल होना चाहिए ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन अनदर कंपनी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी एक है और कंपनी बी है, तो इसका 20% टोटल वोटिंग पावर, अगर टोटल वोटिंग पावर कंपनी ए के पास है 20%, अगर मैं यहाँ पे डिटेल में समझा दूँगा आपको। अगर कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो कंपनी ए ने इसका 20% अगर टोटल वोटिंग पावर अपने पास रखा हुआ है, अपने पास इसके पास है इसका, सॉरी, इसने इसका लिया है, ठीक है। तो ये
एसोसिएट कंपनी माना जाएगा किसका, बी का एसोसिएट कौन हो गया, ए कंपनी हो गया। तो इसने अगर 20% या उससे मोर अगर टोटल वोटिंग पावर अपने हाथ में लिया है तो ये हो जाएगा टोटल एसोसिएट कंपनी। कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, सॉरी एनी बोल दिया, अंडर एन एग्रीमेंट। अगर इसका जो कंट्रोल है, अगर इसमें पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन या कंट्रोल जो होता है एज पर द एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों कंपनी के बीच में एग्रीमेंट फॉर्म होता है, एग्रीमेंट के बीच में कंपनी का डिसीजन होता है, उससे उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं लिस्टेड कंपनी। हमारा लिस्टेड कंपनी जो है, कंपनी सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्ट हुआ है उसको हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। और लिस्ट कंपनी कौन कौन होता है, जो पब्लिक कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी ही लिस्ट हो सकता है, प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही लिस्ट हो सकता है, प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकता है, उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। एनएसई बीएसई पे हम लोग बात करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज खरीदते हैं, बस वही है, स्टॉक जो खरीद बेच करते हैं उसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, जो एनएसई बीएसई पे लिस्ट हुआ है। नॉन लिस्टेड कंपनी में कंपनी अदर दैन लिस्टेड कंपनी नहीं होता है, जो एनएसई बीएसई पे लिस्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। उसमें फिर हम नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी एज पर द सेक्शन 245, एज पर द सेक्शन 245 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी में से देखिए क्या है, क्या कंपनी व्हिच is not less than 51% or paid up share capital held by the central government, state government or partially held by the central government and state government or state government, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या स्टेट गवर्नमेंट खुद अकेला पार्शियली अगर किसी के साथ ले रहा है, अगर गवर्नमेंट का उसमें कंसर्न है, गवर्नमेंट का उसमें पावर चल रहा है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। नॉट लेस देन 51%, 51% से अगर कम है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं माना जाएगा। अगर मोर देन 51% है तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्शियली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्ड किया है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे एज पर द सेक्शन 245 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। सो सॉरी सो हमारा ये हो गया, ठीक है। हमारा ये थर्ड पेज अब खत्म हो गया, हमारा जो टाइप ऑफ कंपनी है वो खत्म होने लगा। अब सेक्शन 242, सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 242 ऑफ द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स क्या होता है, सिंपली सी बात है, जो कोई भी कंपनी बाहर का बना हुआ है, इंडिया में काम कर रहा है। और कंपनी देखिए हम बात कर रहे हैं एनी कंपनी, और कंपनी नहीं एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर बना है पर रनिंग कर रहा है, हैज़ प्लेस और बिजनेस इन इंडिया, देख लिए इन एनी मैनर वो अगर बिजनेस इंडिया में कर रहा है, ठीक है, अगर इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो वो उसको हम फॉरेन कंपनी मानेंगे। कोई भी कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में बना है पर इंडिया में उसका काम चल रहा है, हैज़ प्लेस इन इंडिया, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया है, ठीक है, तो उसको हम फॉरेन कंपनी मानेंगे एज पर द सेक्शन 242। और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर, वही बात है, अगर कोई भी कंपनी है, सिंपली सा बात है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो शॉर्ट फॉर्म में आप देखो, अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बना है तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इन एनी मैनर, कोई भी मैनर, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर, ठीक है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसका बिजनेस इंडिया में है और बिजनेस कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट कर रहा है तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने आप सॉरी नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सो सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी तभी से बात कर देते हैं, ये होता है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, सॉरी ये होता है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कंपनी, जो एजुकेशन ट्रस्ट और ट्रस्टी जो भी होता है वो उसमें जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए जो कंपनी बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। एजुकेशन पर्पस ट्रस्ट या कोई भी जो होता है उसको हम बोलते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए जो बनाया जाता है उसके लिए हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो होता है इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ हम बोल सकते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ वगैरह जो होता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेम वही बात है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रोमोट। ऑब्जेक्ट और प्रोमोट क्या क्या होता है, देखो मैंने बोला जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमर्स, साइंस, आर्ट, एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट, चैरिटी, एनवायरनमेंट, ये सब एनवायरनमेंट बचाने के लिए, चैरिटी में पैसे लगाने के लिए, स्पोर्ट्स में पैसे लगाने के लिए, रिलीजन बचाने के लिए, एजुकेशन में पैसा लगाने के लिए, आर्ट बनाने के लिए, साइंस में बनाने के लिए, कॉमर्स में बनाने के लिए, जो कोई भी कम इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट यही सब है, जो ये सब में कंपनी डील करता है उसको हम सेक्शन 8 कंपनी मानेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम अपना आता है प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट जो होता है प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, नॉट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रमोशन करता है, नॉट फॉर द डिविडेंड। डिविडेंड इसमें डिवीजन नहीं होता है, डिविडेंड डिवीजन नहीं होता है, नो डिविडेंड डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें प्रमोटरशिप ऑब्जेक्ट के लिए
काम कर सकते हैं, प्रमोशन ऑब्जेक्ट के लिए प्रमोशन हो सकता है वो प्रॉफिट का, ठीक है। इसमें डिविडेंड नहीं दिया जाता है किसी को, ठीक है। इसमें जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू द लाइसेंस, इसमें होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करता है। अगर कोई भी बंदा ट्रस्ट या ट्रस्टी खोल रहा है या कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए और कंपनी सेक्शन 8 कंपनी खोल रहा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन। सेक्शन 8 कंपनी का जो कोई भी प्रोविजन या कोई रूल्स रेगुलेशन है, अगर वो उसको कोई भी रिवोक करता है, रिवोक मीन्स कैंसिल, रिवोक मीन्स कैंसिल। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई भी रूल्स या रेगुलेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवोक कर देगा, उसका लाइसेंस रिवोक कर देगा अगर कंट्रावेंशन कर रहा है प्रोविजन को तो, ठीक है। रिवोक मीन्स कैंसिल होता है। उसके बाद प्रिविलेज ऑफ अनलिमिटेड, प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड कंपनी होता है। उसके बाद नॉट नीड नॉट इशू, सॉरी क्या हो नीड नॉट इशू द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड इन द नेम। ये सेक्शन 8 कंपनी जो है वो एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड आप यूज़ नहीं कर सकते नेम के साथ। आप जैसे होता है एबीसी लिमिटेड या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, वैसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो एनपीओ में, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टनरशिप कैन बी अ मेंबर, पार्टनरशिप कैन बी अ मेंबर। इसमें जो कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी अ मेंबर, पार्टनरशिप कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में इसका मेंबर बन सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर डजंट अप्लाई, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है अप्लाई नहीं होता है, जितना मन आप उतना डायरेक्टर अप्लाई कर सकते हो, जितना मन उतना डायरेक्टर आप रख सकते हो। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इन क्लियर 14 डेज, जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है वो 14 डेज में देना होता है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी अगर जनरल मीटिंग कर रहा है तो उसका जनरल मीटिंग का नोटिस जनरल मीटिंग का नोटिस 14 डेज में देना होता है। जिसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लो इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोलेगा कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी है जो अपना जनरल मीटिंग करना चाहता है तो कितने दिन में वो अपने मेंबर को या तो कितने दिन में वो कर सकता है, कितने दिन में नोटिस भेज सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी है जो इसमें डायरेक्टर नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना हो सकता है ये बताओ। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो अब आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में, और ये एग्जाम में आता भी है, ऐसा क्वेश्चन में आता है। मैं दिखाऊंगा आप लोग कहाँ से आता है क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। जब अभी तो टाइम नहीं है, पर मैं दिसंबर अटेम्प्ट में बच्चे को जो लाइव बैच अपना जो रेगुलर बैच पढ़ाऊंगा उसमें मैं बच्चों को बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अमलगमेशन ओनली विद द कंपनी हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट। अमलगमेशन तभी हो सकता है किसी भी कंपनी के साथ, अमलगमेशन मीन्स मर्जिंग होता है, वैसे ही समझ लो अमलगमेशन मीन्स मर्जिंग, किसी भी कंपनी के साथ मर्जिंग तभी हो सकता है अगर ओनली द कंपनी हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट, अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट में कंपनी काम कर रहा है तो अमलगमेशन हो सकता है। नॉमिनेशन एंड रिमुनेशन कम्युनिटी आर शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप कमिटी नॉट रिकॉर्ड, इसमें शेयर होल्डर कमिटी या नॉमिनेशन या रिमुनेशन कम्युनिटी जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सेक्शन 8 कंपनी का, जो सेक्शन 8 कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के बारे में डिफाइन करता है। सिंपली सब मैंने बता दिया और आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा। अब देखिए कहाँ तक जाता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये खत्म कर दूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। 2 पेज शायद और 3 पेज, ठीक है। तो ओके, मैं जल्दी से ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को ये खत्म कर दूँ। अब नेक्स्ट आते हैं हम डोरमेंट कंपनी। हमारा डोरमेंट कंपनी सेक्शन 245, इसका क्या होता है कि डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया पर वो रनिंग नहीं कर रहा है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको हम डोरमेंट कंपनी मानेंगे, ठीक है। सिंपली सी बात है। वो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम अपने आते हैं, उस पर हम अपना डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। और मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट व्यू से रिलेवेंट है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, सो कुछ भी लीव करके मत जाओ, और जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल पढ़ के जाओ, जितना हो सके उतना पढ़ के जाओ। और ये मैं बताना भूल गया, शायद या बता दिया होगा कि ये PDF नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का लिंक। और मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करके देखो, उस पर पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, जो बेटर सफिशिएंट होता है स्टूडेंट के लिए, सफिशिएंट है, जो आप यहाँ से पढ़ के पेपर दे सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डोरमेंट कंपनी का सेक्शन 244 क्या कहता है। फॉर्म 4 ऑफ फ्यूचर ऑब्जेक्ट, मैंने बोला क्या, बना तो लिया पर चल नहीं रहा, एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है। फ्यूचर ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म किया है, फ्यूचर ऑब्जेक्ट के लिए जो हम आज बना लिए, आजकल के दिन में जब हमारे पास पैसा होगा तब हम बना कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाएंगे, कल हम कंपनी को आगे प्रोजेक्ट में आगे बनाएंगे। तो उस फॉर्म के लिए देखो, फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म किया जाता है। होल्ड एंड इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर सकता है। हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और मे हैव एनी एप्लीकेशन अकाउंट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स होता है कि इसको कोई प्रॉफिट लॉस या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या कुछ भी बना करके नहीं सबमिट करना पड़ता है, जैसे और कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, ROC को, और वो इसको नहीं करना पड़ता, ठीक है, इस कंपनी को नहीं करना पड़ता है। मेक एनी एप्लीकेशन टू रजिस्टर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, अगर कोई भी कंपनी रनिंग चल रहा है, रनिंग है, एग्जिस्टेंस है, अगर वो अपना कंपनी को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है, डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो ROC को नोटिस देगा इन फॉर्म नंबर MSC 1 के अंदर वो नोटिस देगा, MSC 1 के अंदर
MSC 3 के अंदर, MSC 3 के अंदर अगर कोई भी रनिंग कंपनी है वो फॉर्म नंबर MSC 3 के अंदर वो दे सकता है और वो कन्वर्ट करा सकता है अपना जो कोई भी रनिंग कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, वो MSC 3 के अंदर दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। ये हो गया। फिर इनएक्टिव कंपनी क्या होता है? इनएक्टिव कंपनी भी सेम वही होता है, डोरमेंट कंपनी जो एक्टिव नहीं होता है, जो स्लीपिंग कंपनी होता है। नो बिजनेस ट्रांजेक्शन, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, नो फाइलिंग एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो रिटर्न ड्यूरिंग टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 2 साल से कुछ भी अगर फाइनेंशियल ईयर 2 फाइनेंशियल ईयर से कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये सब नहीं बना रहा है तो उसको इनएक्टिव कंपनी, स्लीपिंग कंपनी माना जाएगा। अगर बिजनेस नहीं कर रहा है, नो ऑपरेशन बिजनेस तो उसमें इनएक्टिव कंपनी मानेंगे। इसका जो ट्रांजेक्शन आर specified as the significant accounting transaction। इसका जो ट्रांजेक्शन है नॉट स्पेसिफाइड एज ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। पेमेंट और फी ऑफ द रजिस्ट्रार फुल पेमेंट फुलफिल रिक्वायरमेंट एक्ट ऑफ द अनदर लॉ। सेम वही बात सब जो है इसका जो ट्रांसफर जो है क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजेक्शन जो है नॉट स्पेसिफाइड एज ए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। इसका जो पेमेंट ऑफ बिल है या पेमेंट ऑफ फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, ये सब कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड होगा, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया डोरमेंट कंपनी। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट निधि कंपनी। निधि कंपनी मीन्स क्या होता है? निधि कंपनी, अ कंपनी व्हिच नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सा बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल गैजेट में जिस कंपनी को नोटिफाई कर दिया, ऑफिशियल गैजेटेड में अगर उसको नोटिफाइड कर दिया तो वो मीन्स निधि कंपनी हो गया, ठीक है। सॉरी तो ये हो गया हमारा निधि कंपनी। और इसमें क्या है? वर्क फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ये म्यूचुअल मतलब सोसाइटी का म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये काम करता है। तो ये हो गया हमारा निधि कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, फिर ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी। आइए हम थोड़ा बातें करते हैं कौन कौन सी कंपनी हमने कर लिए हैं और कौन कौन सी कंपनी हमारा बाकी रह गया। तो टाइप ऑफ द कंपनी में हम क्या क्या कर लिए? टाइप ऑफ कंपनी में हम लोग कर लिए ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद हम कर लिए अपना एसोसिएट कंपनी, फिर हम कर लिए अपना गवर्नमेंट कंपनी, फिर हम अपना कर लिए 8 नंबर में सेक्शन 8 कंपनी, फिर हम अपना 9 नंबर में कर लिए निधि कंपनी। सो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ एफपीआई सेक्शन 242, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है, जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन इंडिया एस्टैब्लिश द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सेम वही बातें हैं। इसमें मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, बस इसका अपना रिलेवेंट नहीं है। पर इसका जो कंडीशन है, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड फॉर एफपीआई, कब इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड पीएफआई के लिए नोटिफाइड किया जाएगा? अगर एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूट बाय अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर उसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, तो उसको हम एफ पी आई में नोटिफाई कर सकते हैं। उस इंस्टीट्यूशन को हम पी एफ आई के लिए नोटिफाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 51%, अगर 51% टोटल 51% पेड अप शेयर कैपिटल, एटलीस्ट 51%, नॉट लेस देन नॉट मोर देन बोल रहा है। एटलीस्ट 51% उसका होना चाहिए, 51% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली बाय दो, वही हो गया गवर्नमेंट कंपनी वाली बात। गवर्नमेंट कंपनी वाली बात हो गया कि एटलीस्ट 51% होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पी एफ आई में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही बात लाइफ इंश्योरेंस वाली बात करते हैं। और इसका जो कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको पी एफ आई में हम कब नोटिफाई कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन दिया है। 2 कंडीशन में पहला कंडीशन ये है कि established or constituted by the other constituted by in or under any central government या central state government act, ये सब हो गया। और ये दूसरा हो गया कि एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये 2 बात दिया गया है। गवर्नमेंट कंपनी वाली बात आ गया सेक्शन 247 245, तो ये बात हो गया। तो ओके, फिर नेक्स्ट हम बातें करते हैं अपना प्रोमोटर के बारे में। क्या होता है प्रोमोटर? मीन्स क्या होता है? प्रोमोटर अ पर्सन नेम्ड और प्रोस्पेक्टस आइडेंटिफाई द कंपनी और एनुअल रिटर्न, ठीक है। प्रोमोटर का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टस में उसका नाम और एनुअल रिटर्न में उसका नाम है, तो उसको प्रोमोटर मानेंगे। सबसे पहली बात, हैव कंट्रोल और अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द डायरेक्टर। ये मीन्स क्या होता है कि देखो, प्रोमोटर मीन्स हम लोग पहले समझते हैं कि प्रोमोटर का मैं अभी एक एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ सिंपली सा। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर आप लोग क्या समझते हो? जो आइडिया लाने से लेकर के कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन तक, आइडिया से लेकर के फॉर्मेशन तक का जो आइडिया लाने से लेकर के फॉर्मेशन तक का जो काम होता है, उसको हम सिंपली से प्रमोटर समझते हैं। पर एज पर कंपनी एक्ट
2013। प्रमोटर को हम ये नहीं कहेंगे, प्रमोटर को हम क्या कहेंगे, तो प्रमोटर को हम ये कहेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे है प्रमोटर नेम जिसका प्रोस्पेक्टस में है और एनुअल रिटर्न में है, ठीक है, ये उसको हम प्रोस्पेक्टस, जिस पर्सन का नाम अगर कंपनी का प्रोस्पेक्टस में है और एनुअल रिटर्न में उसका नाम जा रहा है तो उसको हम प्रमोटर मानेंगे। अगर कोई भी इंसान मतलब कोई भी पर्सन और कंपनी द अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी का अफेयर है, कंपनी ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज शेयर होल्डर और डायरेक्टर उस कंपनी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, और एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसको हम प्रमोटर मानेंगे। ऑन व्हिच एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अकोमोस्ट टू एक्ट, जिस उसके प्रोमोटर के एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है वो प्रोमोटर का एडवाइस पे वो आगे अपना अकस्टम करता है, अकस्टम टू एक्ट, मतलब अपना जो कंपनी का काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कोई भी काम होता है वो प्रोमोटर के एडवाइस पे ही करता है, ठीक है। तो हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, हमारे फिफ्थ पॉइंट पे अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का इसके बारे में फुल डिटेल दिया गया है, जिस एक दिन में फुल डिटेल इसके बारे में बना के रखूँगा, आप लोगों को सिंगल वीडियो में बना के दूंगा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है, कंपनी फॉर्म कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, वो चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, और उस चीज़ को मैं बताऊंगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए सिंपली सा फॉर्म है जो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी नहीं है। फाइलिंग द डॉक्यूमेंट और द इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्टर, डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्टर को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट, फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, ROC जो होता है वो कंपनी को COI दे देता है, तो वही बात हो गया, उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया। बस ये सिंपली फॉर्म मैंने इतना लिखा है, और भी बाद में इसका फुल डिटेल है, इसका इनकॉर्पोरेशन बहुत बड़ा दिया गया है, जैसे फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या फाइल करना पड़ता है टू द रजिस्टर, जैसे इस पॉइंट को हम यहाँ पे दिया गया है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्टर क्या क्या देना पड़ता है, तो देखिए MOA साइन बाय द सब्सक्राइबर, MOA साइन बाय द ऑल सब्सक्राइबर्स, और जितना भी सब्सक्राइबर उसका MOA पे साइन होना चाहिए। डिक्लेरेशन पर्सन इन्वॉल्व इन द इन्फॉर्मेशन, CA CM या एडवोकेट, जो कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल इंसान है, उसका प्रोफेशनल पर्सन है, वो इन्वॉल्व है अगर, तो उसका डिक्लेरेशन चाहिए, या नहीं तो और पर्सन नेम इन द आर्टिकल, अगर इसका कोई भी पर्सन का आर्टिकल में नाम है तो वो पर्सन डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी CS जो होता है और सेक्रेटरी उसका उसका डिक्लेरेशन चाहिए होता है कंपनी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपना आ जाते हैं, एंड एफिडेविट मतलब जो बोलूँगा सही बोलूँगा, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा, समझ गए। जैसे आप लोग हम लोग देखते हैं मूवी वगैरह में, जो अदालत में जाते हैं और वहाँ पे गीता पे रख के कसमें खिलाया जाता है कि खाओ कसम और बोलो कि जो बोलोगे सच के सिवा नहीं बोलोगे, तो वही बात है, जो भी हम देंगे अपना, जो भी डिक्लेरेशन देंगे, जो भी MOA में लिखा हुआ है वो एफिडेविट होगा सब्सक्राइबर और डायरेक्टर का, और उसके बाद क्या बोलता है कि नॉट कन्विक्टेड इन द कंपनी एक्ट 2013 का कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, कंपनी एक्ट जो 2013 उसका बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। नो फ्रॉड अंडर कंपनी एक्ट 2013 इन लास्ट 5 ईयर में उसका कोई भी कंपनी एक्ट 2013 में के अंडर उसका कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तभी उसको COI मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन फाइल विद एक्यूरेट एंड द बेस्ट नॉलेज, जितना भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ROC को जो भी वो डॉक्यूमेंट या जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बेस्ट नॉलेज के हिसाब से होना चाहिए, जो ROC को समझ आ जाए, ठीक है। एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए, पर्सनल डिटेल नेम एड्रेस पर्सनालिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सब्सक्राइबर का पर्सनल डिटेल, फर्स्ट डायरेक्टर जो कोई भी है आपका कंपनी का, तो फर्स्ट डायरेक्टर का आपका नाम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंसेंट उसका देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फॉर्म देना पड़ेगा उसको, उसका ROC को, ठीक है। तो ये सब का बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन कब होता है, अलॉटमेंट ऑफ, ये सब कोई बात एग्जाम में आता नहीं है। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, इफ अ कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय सुपरमाइजिंग एनी मटेरियल फैक्ट। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको, कंपनी का कुछ भी सेम एज द कोर्ट, सेम एज कोर्ट, ट्रिब्यूनल मतलब सेम एज कोर्ट होता है। अगर जैसे नॉर्मल कोर्ट में हम लोग कुछ भी केस करते हैं तो जजमेंट वहाँ से आता है कि ये सही है ये गलत है, वैसे कंपनी जो कुछ गलत करता है तो उसका NCLT और जजमेंट देता है उस, और ट्रिब्यूनल के अंदर वो NCLT डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग और द फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सुपरवाइजिंग एनी मटेरियल फैक्ट, वही है, अगर कंपनी कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन कर रहा है तो उसका सुपरवाइजिंग और इसका मटेरियल फैक्ट जो है वो चेक करता है। तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर, ट्रिब्यूनल क्या क्या किस किस के लिए ऑर्डर दे सकता है, तो नेम फॉर रिमूवेबल, कंपनी का जो नेम है, कंपनी का जो नेम रिमूव कर सकता है, वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे सकता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए ऑर्डर दे सकता है, चेंजिंग द MOA के लिए ऑर्डर दे सकता है, और ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर है जो दे सकता है। नेशनल
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल वही बात हो गया जो मैंने आपको बता दिया। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में क्या होता है, अक्वासी जुडिशियल बॉडी होता है इन इंडिया, तो एडुकेट द इशूइंग द रिलेटिंग द कंपनी इन इंडिया, एस्टैब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था और कॉन्स्टिट्यूट इन 10 जून 2016 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। तो ये हमारा हो गया NCLT, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, सम पॉइंट, ये सब कुछ वो नहीं होता है। इनकॉर्पोरेशन में पढ़ लिया, फाइनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट कब होता है, तो ये सब बात है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपना आ जाते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब इनकॉर्पोरेशन वाली बात है। जिसका हमें फुल डिटेल आप लोगों को 10 से 15 मिनट का हमें इसका कभी टाइम मिलेगा तो इनकॉर्पोरेशन का बना देंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है, इतना नहीं पूछते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपनी का तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। द कंपनी शैल हैव द फीचर ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन द दिस एक्ट, ये बात है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो आइए हम वो जानने जा सकता है एग्जाम में आप लोगों को। तो बाइंडिंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर का जो बाइंडिंग द कंपनी एंड इट्स मेंबर, MOA और IAO का इफेक्ट क्या है, तो वो कंपनी को बाइंड कर सकता है और अपने मेंबर को वो अपने अंदर बाइंड कर सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, ना कंपनी ना मेंबर। मनी पेबल टू द मेंबर शैल बी डेब्ट ड्यू टू द कंपनी, ठीक है। इसका बात ये हो गया। उसके बाद हम नेचुरल अपना नेक्स्ट हम अपना पॉइंट पे आते हैं, टाइप ऑफ कैपिटल। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी या ये सब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, सेम वैसे ही ये टाइप ऑफ कंपनी है। उसके बाद मेमोरेंडम है, डॉक्ट्राइन सब है, तो वो मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो सब इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन ये सब कुछ उतना रिलेवेंट नहीं है पेपर के लिए, इसलिए मैंने लीव कर दिया। उसके बाद ऑथराइजेशन, ऑथराइज कैपिटल मीन्स क्या होता है, मिनिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी मेंशन इन द मेमोरेंडम। ऑथोराइज कैपिटल में जितना मेमोरेंडम में लिखा गया है मैक्सिमम कैपिटल, उतना ही मेंशन, जितना मेंशन किया गया मेमोरेंडम में उतना ही मैक्सिमम कैपिटल लगा सकता है, उसका है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल उसको कहा जा सकता है, जितना मैक्सिमम अमाउंट कंपनी मेंशन करता है अपने मेमोरेंडम में उसको बोलता है क्या, ऑथोराइज कैपिटल। इशू कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल इशू बाय द कंपनी नॉट फॉर द सब्सक्रिप्शन, कैपिटल इशू बाय द कंपनी फॉर द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए अगर कोई भी कंपनी कैपिटल, सॉरी कोई भी कैपिटल, कुछ भी कैपिटल कैपिटल इशू बाय द कंपनी कुछ भी कैपिटल इशू करता है फॉर सब्सक्रिप्शन, उसको बोलता है इशू कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक मेंबर ऑफ द कंपनी, समझ गए। फिर टोटल कैपिटल, टोटल अमाउंट नॉट फॉर, टोटल पेड अमाउंट ऑन शेयर इशूड, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं शेयर में क्या होता है, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर में जो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसको शेयर बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है, डिस्टिंक्टिव नंबर बोला जाता है, उसको हम शेयर बोलते हैं। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। ऑल द शेयर एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो सारे शेयर सारे शेयर सारे शेयर एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। जितना भी शेयर है एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विथ वोटिंग राइट, उसके इसमें वोटिंग राइट भी होता है। विथ डिफरेंशियल राइट टू डिवाइडिंग द वोटिंग, ये डिफरेंशियल राइट क्या होता है अभी मैं बता नहीं सकता, ये बहुत बड़ा है तो ये अभी नहीं बता सकता। डिफरेंशियल राइट एक तरह का राइट होता है जिसमें डिविडेंड और वोटिंग का पावर दिया गया है, वहाँ से आप डिविडेंड और वोटिंग पावर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैरी प्रेफरेंशियल राइट कंसर्निंग, प्रेफरेंशियल राइट अगर कोई कैरी कर रहा है, कंसर्निंग कर रहा है, पेमेंट टू डिविडेंड पेमेंट कर रहा है, रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन यूज ऑफ द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के टाइम पर पेमेंट कर रहा है, या पेमेंट डिविडेंड पेमेंट कर रहा है, और यानी प्रेफरेंशियल राइट कंसर्निंग कर रहा है। कोई भी पर्सन अगर प्रेफरेंशियल राइट कंसर्निंग कर रहा है, पेमेंट डिविडेंड कर रहा है, डिविडेंड पेमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन यूज ऑफ द इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप में वो रिपेमेंट कर रहा है, प्रेफरेंशियल राइट। उसके बाद प्रेफरेंशियल राइट इज सरप्लस लेफ्ट फॉर आफ्टर रिपेमेंट ऑफ द इंटायर कैपिटल, उसको हम बोलते हैं क्या, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना मेमोरेंडम, उसके बाद हम आते हैं क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमारा MOA क्या होता है, MOA मीन्स बेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है, ये वही उसको हम मेमोरेंडम ऑफ कंपनी बोल सकते हैं, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चार्टर ऑफ द कंपनी का जो चार्टर होता है वही MOA होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है वही होता है MOA, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने आप पॉइंट पे आते हैं, मेमोरेंडम इज ड्रॉन बाय द अकॉर्डिंग टू द टेबल ABCD शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। सो यही सब माइनर कैन नॉट बी सिग्नेचर, माइनर इसमें सिग्नेचर नहीं कर सकता है। इसमें सिग्नेचर ऑफ द विटनेस का नेम, सिग्नेचर और ऑक्यूपेशन होना चाहिए मेमोरेंडम में। गार्जियन सिग्नेचर सब्सक्राइबिंग बिहाफ ऑफ द माइनर है तो उसके बिहाफ में गार्जियन सिग्नेचर कर सकता है, सब्सक्राइब टू द पर्सनल कैपेसिटी। क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम कंपलसरी, अगर वो ऑथोराइज जो भी क्लॉजेज में फॉल करता है उसको मेमोरेंडम में कंपलसरी उसको लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको लिखना पड़ता है। और क्लॉज इन द मेमोरेंडम, नेम क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ये सब क्लॉज है जो MOA में लिखना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद नेम क्लॉज क्या होता है, तो ये सब कोई नेम क्लॉज रजिस्टर क्लॉज ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस ऐसे टॉपिक में दिया गया है और आई थिंक ये सब आपको समझ आता होगा और ये सब रिलेवेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल क्लॉज जो है द अमाउंट ऑथराइज कैपिटल एंड द नंबर ऑफ द शेयर सब्सक्राइब वही हो गया। एसोसिएशन क्लॉज हो गया द नंबर ऑफ द सब्सक्राइबर होल्डिंग शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी का द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, अगर एमओए में लिखा गया सब्सक्राइबर का नाम लिखा गया और वो होल्डिंग शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी का, तो एसोसिएशन क्लॉज बोलेंगे। कैपिटल क्लॉज वही हो गया, लाइबिलिटी क्लॉज वही हो गया जो गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ये हमारा लास्ट पेज है और इसमें हम अपना ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, इसमें हम अपना ख़त्म करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस मीन्स होता है क्या कि अल्ट्रा वायलेंस बियॉन्ड पावर, अल्ट्रा वायलेंस मीन्स बियॉन्ड पावर। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस का मतलब होता है कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है अगर वो अपना पावर को मिसयूज करता है या पावर के बियॉन्ड जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस, अल्ट्रा वायलेंस, ठीक है। कंपनी जो है वो अपने पावर को मिसयूज करता है, कंपनी का जो पावर है उसके बियॉन्ड जो जाता है उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस। सिंपली सा बात है। आइए हम वन बाई वन इसको भी डिस्कस करते हैं और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद हाँ, आप लोग चिल करना, पढ़ना, और मैंने 1 आवर में बोला था पर 1 आवर में कंप्लीट नहीं हो पाया, पर आई ट्राई कि मैं अपना थोड़ा स्पीड थोड़ा मेंटेन करके मैं बोल रहा हूँ और थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस भी हो गया था, स्लाइड वगैरह चेंज भी हो गया था, तो सॉरी उसके लिए। पर आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैंने हर पॉइंट को डिस्क्राइब वन बाय वन पॉइंट को डिस्क्राइब किया जितना एग्जाम पॉइंट व्यू से रेलिवेंट हो सकता है, ओके। और वन बाय वन पढ़ो और कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। इस पीडीएफ के लिए मैं यूट्यूब पे अपने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं अपना अब आप अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस मीन्स अल्ट्रा वायलेंस बियॉन्ड पावर, अल्ट्रा वायलेंस मीन्स बियॉन्ड पावर। अगर कोई भी कंपनी अपने पावर का बियॉन्ड जाता है तो उसको अल्ट्रा वायलेंस कहता है, ठीक है, वायलेंस कहता है। उसके बाद एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज आर अल्ट्रा वायलेंस, वही है। अगर कोई भी कंपनी अपने एक्ट का बियॉन्ड जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का जो बियॉन्ड जाता है उसको हम अल्ट्रा वायलेंस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला अभी, जैसे मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बोला, जस्ट 1-2 मिनट पहले बोला कि क्या होता है, नाइदर द कंपनी नॉर द पर्सन, नाइदर द कंपनी नॉर द पर्सन विथ द कंपनी कैन स्यू ईच अदर ऑन अल्ट्रा वायलेंस ट्रांजेक्शन। मीन्स क्या कह रहा है, देखो, नाइदर द कंपनी नॉर द पर्सन, ना ही कंपनी ना ही पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, कंपनी के साथ डीलिंग नहीं कर रहा है, कैन स्यू ईच अदर, कैन स्यू ईच अदर ऑन अल्ट्रा वायलेंस ट्रांजेक्शन। अगर ना ही कंपनी, अगर ना ही कंपनी और ना ही पर्सन अपना कंपनी के साथ डील नहीं कर रहा है तो वो स्यू कर सकता है, एक दूसरे पे स्यू कर सकता है अल्ट्रा वायलेंस की ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। अल्ट्रा वायलेंस जो पावर बियॉन्ड पावर हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड हुआ है, उसका मिसयूज हुआ है, तो ना ही पर्सन और ना ही कंपनी अगर डील कर रहा है तो वो एक दूसरे पे केस कर सकता है। अगर पर्सन चाहे तो कंपनी पे और कंपनी चाहे तो पर्सन पे केस कर सकता है, ठीक है। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम जो होता है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है विद एंड इट इज डीम्ड दैट द पर्सन नोइंग अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम जो होता है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और इसमें माना जाता है कि जितने भी आउटसाइडर या जितने भी पर्सन है वो कंपनी का पावर को जानता है, और अगर नहीं जानता है तो वो पर्सन का पर्सनल मैटर है जो वो मेमोरेंडम को अच्छा नहीं पढ़ा जाता है। पर मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी का यही मकसद होता है कि जितना भी आउटसाइडर या जितना भी पर्सन है वो अब कंपनी के बारे में फुल डिटेल जान गया होगा और वो जान के अपना जो शेयर लगा रहा है या शेयर में पैसा लगा रहा है या मेंबर बन रहा है वो अपने खुद के मर्जी से बन रहा है मेमोरेंडम को पढ़ के। और उसमें अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो कंपनी उसके लिए, अगर मेंबर के साथ कुछ भी गलत हुआ तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा, ये बात दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं अपना, एंड अल्ट्रा वायलेंस कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर। वही अल्ट्रा वायलेंस जो होता है, अल्ट्रा वायलेंस जो बियॉन्ड अथॉरिटी जाता है, बियॉन्ड पावर जाता है, तो उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते बाय शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि लीडिंग केस हमारा देखो क्या है, ये रहा हमारा लीडिंग केस है, अशबुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिचार्ज 1875। ये हमारा लीडिंग कैसे उतना रिलेवेंट नहीं है, लिमिट इसको कोई बात नहीं है। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, जैसे एमओए के बारे में हम अभी पढ़े, फिर डॉक्ट्राइन पढ़े, वैसे ही अब हम आते हैं एओए के बारे में। एओए हमारे बारे में क्या कहता है, हम कंपनी के बारे में क्या कहता है वही हम जानते हैं, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजिंग द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। एमओए होता है एक डॉक्यूमेंट, एमओए जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इसके आधार कंपनी इसके आधार पे फॉर्मेशन होता है, इसमें जो लिखा गया है वो सही माना गया है और होता है एफिडेविट है, जो भी हम कहेंगे वो सही कहेंगे, तो वही है एमओए जो हम अभी बात किए, सेम वैसे ही आता है एओए। तो एओए मतलब क्या होता है, एमओए हो गया हमारा जो डॉक्यूमेंट हो गया, एओए भी है जो हमारा डॉक्यूमेंट ही है, पर ये हमारा डॉक्यूमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको ड्राइव करता है, ठीक है। कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ड्राइव करता है, और ये एओए एमओए
दोनों अलग चीज़ होता है, दोनों अलग चीज़, दोनों अलग-अलग मैटर चीज़ होता है। ये इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को बताता है। बाय लॉ होता है, कंपनी का जो बाय लॉ होता है, उसके बारे में बताता है। एंड ऑडिटर मस्ट स्टडी द आर्टिकल व्हिच डूइंग द ऑडिटिंग ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी का ऑडिटर होता है, जैसे कल के दिन में आप सीए बनोगे, तो आप लोग ऑडिटिंग करोगे, ठीक है? आप लोग ऑडिटिंग करोगे, ऑडिटिंग करने के बाद आप लोग यही चेक करोगे तो उसके एओ में क्या लिखा है और एओ के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है कंपनी, ठीक है? तो ये बाय लॉ होता है और ये अपना कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है या इंटरनल अफेयर होता है, उसका मैनेजिंग करता है, उसका जो उसको देखता है, ठीक है? एओ का काम वही होता है। उसके बाद कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ द एनैक्टमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग। एनैक्टमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग है कंटेनिंग द प्रोविजन फॉर वही प्रोविजन, जो कुछ प्रोविजन होता है वो कंपनी को बचाने के लिए, जो एनैक्टमेंट ऑफ द कंपनी होता है वो बचाने कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनाया गया होता है, उसी के लिए कुछ पॉइंट लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कभी टाइम मिले तो मैं वो चीज़ भी बताऊँगा। और जाते-जाते मैं आपको एमसीए ई बुक के बारे में बता दूँगा। एमसीए ई बुक में क्या दिया है, www.mcaebook, जहाँ से आप company.com.in, ये वेबसाइट आप सर्च करो। ये वेबसाइट पर आपको कंपनी के बारे में हर एक इतना कंपनी एक्ट 2013 के बारे में सब कुछ मिलेगा, जितना भी कंपनी है सब कुछ, क्या होता है नहीं होता है। लेकिन सॉरी गाइस, वो स्लाइड चेंज हो गया था और होम स्क्रीन आ गया था। ओके, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा था कि मैं सारे लास्ट में एमसीए बुक के खोल के आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पे कंपनी के बारे में कितना कुछ दिया गया है, कितना सेक्शन दिया गया है, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कि कितना सेक्शन पढ़ना पड़ता है। और स्टार्टिंग में इसी कंपनी एक्ट को 2013 को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि कितना 29 चैप्टर है, इसमें 7 शेड्यूल है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट में, एट द एंड आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? अब मैं अपना कोशिश है कि जल्दी से जल्दी खत्म करूँ। तो इसमें क्या है, प्रोविजन फॉर इनैक्टमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोविजन क्या है, इनैक्टमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर इनैक्टमेंट मीन्स होता है जो एक मिनट, इनैक्टमेंट मतलब जो चलाने का, जो उसका एक्ट होता है, ठीक है? उसका जो एक्ट होता है वो चलाने वो बनाने का, एओए बनाने का प्रोविजंस क्या है? इनैक्टमेंट शैल बी मेड आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इनैक्टमेंट जो है या तो उस कंपनी बनने के बाद बना सकते हो, बाय द अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल एग्री बाय ऑल द मेंबर और द प्राइवेट कंपनी और स्पेशल रेगुलेशन इन द पब्लिक कंपनी। क्या कह रहा है कि इनैक्टमेंट शैल बी मेड आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के बाद बना सकते हो, या बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल को अगर आप अमेंड करना चाहते हो, कुछ चेंजेस अपने एओए में लाना चाहते हो, तो उसको अमेंड करने के बाद अपना इनैक्टमेंट प्रोविजन बना सकते हो। उसके बाद ये क्या कहते हैं, कब बना सकते हो, एग्री बाय द ऑल द मेंबर और प्राइवेट कंपनी और मेंबर का एग्री होना चाहिए, और स्पेशल रेजुलेशन इन द पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजुलेशन एसआर पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ता है। एसआर पास करने के बाद आप उसको इनैक्टमेंट को चेंज कर सकते हो, अगर आपका कंपनी पब्लिक कंपनी है तो। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर का कंसर्ट लेकर के आप एग्री करके, अगर आप एक मिनट बहुत अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर एग्री होना चाहिए, तब आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या दिया गया है, अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, रजिस्टर शैल बी इन्फॉर्म थ्रूली बाय द नोटिस रजिस्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि कंपनी क्या प्रोविजन इनैक्टमेंट चेंज कर रहा है। नोटिस देना पड़ता है रजिस्ट्रार को कि क्या प्रोविजन ला रहा है और क्या चेंजेस कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया प्रोविजन इनैक्टमेंट। उसके बाद हमारा ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये भी आईएमपी है, इसको लीव मत करना। ये एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ। इसको मैं रेड मार्क करता हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को लीव मत करना और छोड़ के मत जाना। सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ओके? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, सिंस मेमोरेंडम इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये मेमोरेंडम में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम जो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो सबको पता है, मैंने पहले बता दिया। इट इज इम्प्लाइड इन द पर्सन नो अबाउट द पावर। वही बात है, कंपनी का जो पावर है वो इम्प्लाइड होता है, वो सब पर्सन को समझ होना चाहिए, ये कंपनी मानता है। अ पर्सन इज प्रेजेंट इन द हैविंग द नॉलेज ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द कंपनी के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अ पर्सन हैव नो अंडर राइट एनी अगेंस्ट द कंपनी ऑन द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है तो उसका नो राइट अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। अगर कंपनी का अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन चल रहा है तो उसका नो राइट, कुछ भी राइट नहीं है कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करने का, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये भी आईएमपी है, 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 ठीक है? उसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एन एग्जाम्पशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कुछ एग्जाम्पशन दिया है, एन एग्जाम्पशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम क्या पढ़ें कि सिंस मेमोरेंडम इज अ पब्लिक कंपनी, मेमोरेंडम जो होता है वो पब्लिक कंपनी होता है, और उसका जो
इम्प्लाइड होता है, ये सभी पर्सन को जानना होता है, कंपनी मानता है कि सभी पर्सन को मालूम है। उसके बाद ये नॉलेज ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ द कंपनी, वही बात हो गया। और इसमें होता है कि अगर कंपनी अल्ट्रा वायलेंस ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो कोई भी पर्सन का कोई भी राइट नहीं है कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया कि इंटरनल प्रॉब्लम, अगर कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम कुछ है, इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी और कंपनी प्रॉब्लम, ये इंटरनल प्रॉब्लम जो है कंपनी का, ये कंपनी का खुद का प्रॉब्लम है, ये इसका मेंबर या आउटसाइडर से कुछ लेना देना नहीं है। द आउटसाइडर इज डीम्ड टू नो द डिटेल फॉर्मेलिटी ऑफ ऑथराइजेशन ट्रांजैक्शन हैव डन बाय द कंपनी। कुछ भी ऑथराइजेशन ट्रांजैक्शन या डन बाय द कंपनी, कुछ भी कंपनी ने किया है तो उसका नॉलेज होना चाहिए, ये कंपनी मानता है। इसका लीडिंग कैसे लॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुरुकांड, इसका भी आपको केस देख लेना यूट्यूब पे, अभी डिस्कस नहीं कर सकता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड त्रिकांड रूल्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड त्रिकांड रूल्स, ये जो कैसे उसके हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर का ये देख लेना, नहीं तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 4-5 मिनट का ये वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसका एग्जाम्पशन क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पशन ये एक्चुअल ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलेटरी, द डीलिंग विद द कंपनी विद हैविंग द नॉलेज ऑफ इरेगुलेटरी विद इन द कंपनी। देखो क्या चीज़ कह रहा है, ये समझने वाली बात है, ये इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, वन बाय वन पढ़ के समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि समझ पाओ आप लोग। एग्जाम्पशन तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसका एग्जाम्पशन क्या है उसके बारे में बोला गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट का एग्जाम्पशन क्या है? एक्चुअल और द कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, एक्चुअल और द कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलिटी का जो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज जो है, मतलब मीन्स द डीलिंग विद द कंपनी, डीलिंग विद द कंपनी, इसका मतलब होता है कि डीलिंग विद द कंपनी वाइल हैविंग नॉलेज ऑफ द इरेगुलिटी विद इन द कंपनी। इसका मतलब हो गया कि आपको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है और आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो, इसको मैं इधर बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट को। आप पर्सन है, ए लिमिटेड कंपनी है, इसके बारे में इसको पता कुछ भी नहीं है, नथिंग नॉलेज, कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर ये इस कंपनी के साथ डील कर रहा है, ठीक है, या अगर ये बंदा इस कंपनी के साथ डील कर रहा है तो ये कंपनी के साथ डील कर रहा है तो इसमें कंपनी जो है कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर उसको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी वो डील किया, अगर उसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अगर इसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो कंपनी ए लिमिटेड, ए पर्सन को कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात दिया गया है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं अपना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो क्या डीलिंग विद द कंपनी विथ हैविंग नॉलेज ऑफ इरेगुलिटी विद इन द कंपनी, इरेगुलिटी उसको कंपनी के बारे में पता नहीं है फिर भी वो डील कर रहा है तो कंपनी उसमें कुछ नहीं कर सकता। सस्पिशन ऑफ इरेगुलिटी मीन्स क्या होता है? ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी अबाउट द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई आउटसाइडर है, मान के चलो एक पर्सन है, एक लिमिटेड के साथ काम करना कुछ डील किया, तो कंपनी ये मानता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यही हम बात किए, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या डॉक्ट्राइन या इंडोर मैनेजमेंट में हम यही सब बात किए कि क्या होता है। पर इसमें क्या दिया गया कि नेक्स्ट पॉइंट, इसका ड्यूटी बनता है कि कंपनी ए लिमिटेड के बारे में इसको सारे नॉलेज होना चाहिए, ये इसका ड्यूटी बनता है, ना कि कंपनी का ड्यूटी बनता है कि इसको अपना ड्यूटी या अपना कुछ भी इसको समझाए और इसको बताए। इसका खुद का ड्यूटी है और इसकी अपना इस कंपनी के बारे में नॉलेज ले सके और ये खुद अपना आगे कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इस कंपनी का कुछ इसमें नहीं लेना देना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अपना, ये लास्ट पॉइंट हमारा लास्ट खत्म ही होने वाला है कि फॉरग्रेसी इज रिगार्ड एज द न्यूलिटी ऑफ द कंप्लाइंट लीगली। फॉरग्रेसी मीन्स रिगार्ड एज न्यूल और कम्प्लीटली इलीगल। अगर कोई बंदा कंपनी ए है, कोई भी ए या बी है, कंपनी ए या कंपनी ए इंसान है और बी लिमिटेड है, ऐसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि अगर कोई मतलब फॉरग्रेसी कर रहा है रिगार्ड एज न्यूलिटी और कम्प्लीटली इलीगल, वो नील एंड वॉइड माना जाएगा और कम्प्लीटली इलीगल माना जाएगा। सो हमारा ये कंपनी लॉ 2013 का जो रिवीजन बैच है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ बात करते हैं। हमारा जो 4 जून 22 में जो बच्चे दे रहे हैं उनका पेपर 26 तारीख से है। उन लोगों के लिए मैंने अभी
कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 का वीडियो अभी मैंने अभी बनाया, अभी रिकॉर्ड किया, और मैं आप लोगों को ये यूट्यूब पे अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, आप लोग जब भी मन तभी देख सकते हो। आज पेपर दे के आने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और ये हमारा कंपनी एक्ट 2013 का कंप्लीट हो चुका है रिवीजन वीडियो, फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो है। सो फास्ट ट्रैक है ये, तो जितना जल्दी आप खत्म कर सके हो करके आप कंप्लीट कर लेना, और सब कुछ समझ आएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने लीव किया है और मैंने छोड़ा है। 7 पेज का है, 7 पेज में मैंने पूरा कंपनी लॉ को कंप्लीट कर दिया है। और उसमें कुछ पॉइंट जो है वो नहीं करने वाले था, वो जो मैंने छोड़ दिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट नहीं था। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट था मैंने हर एक टॉपिक को अपने लिया, और एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह भी मैंने बताया है कुछ। और बीच बीच में आई नो लास्टली मैं सॉरी बोलता हूँ कि बीच बीच में स्क्रीन डिस्टर्ब हुआ या मेरा साउंड आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अपना मैं कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया कि माइक वगैरह नहीं मैं यूज़ करता हूँ, सेपरेटली पर्सनल रूम में वीडियो शूट करता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ। सो आप लोगों के लिए जो जून में पेपर देने उन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन है ये, आप लोग देखो, ठीक है, और अच्छे से करके आओ, अच्छे से करके आओ, मेरा ये कहना है। सबसे फिर लास्ट में बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, और पास करके आना है इस बार, पास रिजल्ट होना चाहिए। पास रिजल्ट आप लोगों को जितना इंक्रीज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसी दिन प्रतिदिन पासिंग रिजल्ट कम कर रहा है, पर ये आप लोगों का हक है कि आप जितना पासिंग रिजल्ट इंक्रीज़ करके आओ, ठीक है, करो, और हार के आना पेपर में। आज का पेपर है, अकाउंट का पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को, सभी जितना मेरा जानते नहीं जानते, शायद मुझे तो अभी कोई नहीं जानता, मैंने तो अभी न्यू स्टार्ट किया है। सो गाइज प्लीज़ 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 मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना यूट्यूब पे, अब देखो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट इस वजह से करना कि क्या चीज़ आपको अच्छा लगा और क्या चेंजेस मुझे करना पड़ेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ, क्या चेंजेस करना पड़ेगा मुझे। यूट्यूब पे लाइक और शेयर, जो भी सीए फाउंडेशन जो जून में पेपर दे रहे हैं उन लोगों को शेयर करो। और मेरा फ्रेश बैच दिसंबर 22 के लिए 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 5 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो भी बच्चे हैं वो आके देख सकते हैं यहाँ पे और पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जो मैंने पीडीएफ अभी पढ़ाया वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से लो, पढ़ो। और थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखो, जितना हो सके उतना वीडियो को देखो, और प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, एंड आई विश मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा और आप लोगों को मैं बताऊँगा। और ये कंपनी एक्ट मैंने अभी ख़त्म किया, नेक्स्ट अभी 2 आवर्स में, नेक्स्ट 2 आवर्स में, नेक्स्ट 2 या 3 आवर्स में, मैं 2 या 3 आवर्स में मैं आप लोगों को या तो पार्टनरशिप एक्ट या सोगा, इन दोनों में से किसी एक का वीडियो में बना के रख दूँगा जो मोस्ट रिलीवेंट है। और कल 25 तारीख है, कल ICA 1872 मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वेटेज रखता है आप लोगों को 20 से 25 मार्क्स का, 20 से 25 मार्क का वेटेज रखता है। और ये मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, 20 to 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ऐसे ही हेल्प करते रहो, और सभी को मेरे तरफ से आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आओ और पास करके आना। मेरा यही दुआ है कि आप लोग पास करके आओ, रिजल्ट पासिंग रिजल्ट ज़्यादा करके आना। हमारा ये फर्स्ट कंपनी लॉ का रिवीजन लेक्चर खत्म हो रहा है। थैंक यू लास्ट, थैंक यू सो मच गाइज। आप देखो, ठीक है, लास्ट में अगेन बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय, ओके, थैंक यू, गुड बाय।